आपके सामने पूरी लिस्ट है कंजंक्शंस की। इन सभी कंजंक्शंस को आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबी जरूर होगी, लेकिन आपको धैर्य के साथ एक एक कंजंक्शन को समझना जरूरी है। अब शुरुआत करने से पहले एक आइडिया ले लेते हैं कि किस तरह से कंजंक्शंस दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं या फिर दो सेंटेंसेस को लिंक करते हैं। एक आइडिया ले लेते हैं। मान लीजिए एक सेंटेंस मैं कहता हूं रवि एक अच्छा लड़का है, रवि इज अ गुड बॉय। दूसरा सेंटेंस मैं कहता हूं संजय एक अच्छा लड़का है, संजय इज अ गुड बॉय। दो अलग अलग सेंटेंसेस बोलने के बजाय अगर मैं इन दोनों को एक बना दूं, रवि एंड संजय आर गुड बॉयज, रवि एंड संजय, तो मैंने एंड का यूज करके दो सेंटेंसेस को एक बना दिया। तो ये एंड क्या है? जो दो सेंटेंसेस को जोड़ करके एक बना रहा है, ये एंड ही तो एक कंजंक्शन है। इसी तरह से मान लीजिए मैं लिंक करने की बात करता हूं। देखिए, दो सेंटेंसेस को लिंक करने की जरूरत आपको पड़ जाती है। जैसे मान लीजिए दो सेंटेंस आप कहते हैं अलग अलग। पहला सेंटेंस है मैं बीमार था, आई वॉज अनवेल। ठीक है, एक सेंटेंस ये हो गया। दूसरा सेंटेंस मैं कल ऑफिस नहीं गया, आई डिड नॉट गो टू द ऑफिस यस्टरडे। मैं कल ऑफिस नहीं गया। ये दो सेंटेंस हैं, लेकिन इनको मैंने लिंक नहीं किया है। मैं लिंक करना चाहता हूं। मैं क्या कहना चाहता हूं? क्योंकि कल मैं बीमार था, मैं ऑफिस नहीं गया। तो क्योंकि बोल दूंगा तो ये दो सेंटेंसेस एक दूसरे से लिंक हो जाएंगे। क्योंकि मैं बीमार था, मैं कल ऑफिस नहीं गया। अब सेंस क्लियर होगा। तो ये जो क्योंकि है, इसके लिए सिंस का यूज करके, सिंस आई वॉज अनवेल आई डिड नॉट गो टू दी ऑफिस यस्टरडे, ये जो सिंस है ये क्या है? एक कंजंक्शन। ये देखिए, तो यहां पर जितने भी कंजंक्शंस लिखे हैं इन सब के बहुत अलग अलग यूज हैं। और ऐसा नहीं है कि हर कंजंक्शन का एक ही मतलब है। हर कंजंक्शंस के अलग अलग, किसी के दो मतलब हैं, किसी के तीन मतलब हैं। कोई जब सेंटेंस के शुरुआत में आता है तो अलग मतलब है, कोई जब सेंटेंस के बीच में आता है तो अलग मतलब है, और कोई जब सेंटेंस के एंड में आता है तो अलग मतलब है। इस बात को समझने के लिए पूरे कॉन्सेप्ट को बारीकी से धैर्य के साथ सीखना पड़ेगा। उसके बाद हम करेंगे प्रैक्टिस। तो आइए शुरुआत करते हैं, एक एक करके सभी कंजंक्शंस को देख लेते हैं। एंड और बहुत ही सिंपल कंजंक्शंस हैं। एंड का मतलब होता है और का मतलब होता है या। पंकज और रवि अच्छे दोस्त हैं। पंकज एंड रवि आर गुड फ्रेंड्स। वो तुझे और मुझे मुंबई भेज रहा है, ही इज सेंडिंग यू एंड मी टू मुंबई। अगर ये दो सेंटेंस अलग अलग होते, वो तुझे मुंबई भेज रहा है, ही इज सेंडिंग यू टू मुंबई। वो मुझे मुंबई भेज रहा है, ही इज सेंडिंग मी टू मुंबई। दो अलग अलग सेंटेंस बनाने के बजाय एक ही सेंटेंस बना दिया। वो तुझे और मुझे मुंबई भेज रहा है, ही इज सेंडिंग यू एंड मी टू मुंबई। आप में से जो स्टूडेंट्स हिंदी नहीं समझते उनको मैं ये बता दूं कि इस वीडियो के नोट्स, इस पूरे टॉपिक के नोट्स आपको मेरी वेबसाइट पे जब मिलेंगे वहां पर आपको SMS लैंग्वेज में मिलेगी। पर फिलहाल हम कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, तो वीडियो को आप पूरा देखिए और सुनकर आप समझ सकते हैं। और का मतलब या। आप ये किताब खरीद सकते हैं या फिर वो किताब। या फिर मतलब या ही है, या फिर बोल लो, केवल या भी कहते बात एक ही है। आप ये किताब खरीद सकते हैं या वो किताब। यू कैन बाय दिस बुक और दैट बुक। आप ये किताब खरीद सकते हैं या वो किताब। मैं आपको क्या दूं, ये या वो। मैं आपको क्या दूं। आऊं जाऊं खेलूं कूदूं, मॉडल वर्ब्स के वीडियो में बताया था शैल का यूज किया जाता है। व्हाट शैल आई गिव यू, मैं आपको क्या दूं, दिस और दैट। और यहां पर शैल की जगह हम डू का भी यूज कर सकते हैं, ये बात भी मैंने बताई है आपको मॉडल वर्ब्स में। व्हाट डू आई गिव यू, दिस और दैट। अब अगर आप देखें यहां पर मैंने या का यूज किया। अगर मैं या का यूज नहीं करता तो ये दो अलग अलग सेंटेंस कैसे होते? एक सेंटेंस होता क्या मैं आपको ये दूं, दूसरा सेंटेंस होता क्या मैं आपको वो दूं। तो क्या मैं आपको ये दूं, क्या मैं आपको वो दूं, इन दोनों को एक कर दिया और मैंने कहा मैं आपको क्या दूं, ये या वो। इस तरह से सेंटेंस छोटा भी हो गया
और अच्छा भी लग रहा है, इफेक्टिव है। हमारा अगला कंजंक्शन है बट। बट के 3 अलग अलग मतलब होते हैं सेंटेंसेस में। पहला मतलब है लेकिन, पर, परंतु। दूसरा मतलब होता है सिवाय या अलावा। और तीसरा मतलब होता है बल्कि। सिवाय या अलावा के लिए सेंटेंस में आप बट की जगह पर एक्सेप्ट का भी यूज कर सकते हैं, एक्सेप्ट। और बल्कि के लिए बट की जगह पर आप रादर का भी यूज कर सकते हैं। तो एग्जांपल्स देखते हैं। राम और श्याम अच्छे दोस्त हैं पर वो एक दूसरे से लड़ते हैं। राम और श्याम अच्छे दोस्त हैं पर वो एक दूसरे से लड़ते हैं। राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। पर या लेकिन या परंतु मैं कुछ भी कह सकता हूं। बट वो एक दूसरे से लड़ते हैं, दे फाइट विथ ईच अदर। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब मैं एक एक सेंटेंस की ग्रामर में नहीं घुसूंगा क्योंकि यहां पर हमारा फोकस कंजंक्शन है और ग्रामर तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। टेंस, सिंपल सेंटेंसेस, मॉडल वर्ब्स हम सीख चुके हैं। वो बहुत समझदार है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। ही इज वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत समझदार है लेकिन बट ही डजंट हैव मनी। मैं तुम्हारे घर के अलावा कहीं भी जा सकता हूं। आगे अलावा, मैं तुम्हारे घर के अलावा कहीं भी जा सकता हूं। आई कैन गो एनीवेयर, मैं कहीं भी जा सकता हूं। बट नॉट योर होम, इस तरह से सेंटेंस को बनाया जाता है। आई कैन गो एनीवेयर बट नॉट योर होम, लेकिन तुम्हारे घर नहीं, यानी तुम्हारे घर के अलावा कहीं भी जा सकता हूं। आ रहा है सेंस? और जैसा मैंने आपको बताया, सिवाय या अलावा के लिए एक्सेप्ट का यूज कर सकते हैं आप बट की जगह पे। तो बट नॉट की जगह पे मैं कह सकता हूं एक्सेप्ट। आई कैन गो एनीवेयर एक्सेप्ट योर होम। इसी तरह का एक और सेंटेंस, मैं कुछ भी कर सकता हूं सिवाय तुम्हें पीटने के, यानी तुम्हें पीटने के अलावा मैं कुछ भी कर सकता हूं। आई कैन डू एनीथिंग बट नॉट बीट यू, लेकिन तुम्हें पीट नहीं सकता, बट नॉट बीट यू। और बट नॉट की जगह पर मैं कह सकता हूं एक्सेप्ट। आई कैन डू एनीथिंग एक्सेप्ट बीट यू। अभी आप हर कंजंक्शन के अलग अलग यूज को देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, इसलिए अभी आप धैर्य से बस देखते जाइए। कुछ चीजें समझ आ रही होंगी, कुछ नहीं आ रही होंगी, ध्यान से देखिए। वो चिकन के अलावा कुछ भी खा सकता है, अलावा का सेंस आ गया। ही कैन ईट एनीथिंग, वो खा सकता है कुछ भी, पर क्या नहीं खा सकता? किस चीज के अलावा की बात कर रहे हैं? चिकन के अलावा। बट नॉट चिकन। ही कैन ईट एनीथिंग बट नॉट चिकन। बट नॉट की जगह पे मैं क्या कह सकता हूं? एक्सेप्ट। ही कैन ईट एनीथिंग एक्सेप्ट चिकन। ये पेन नहीं बल्कि पेंसिल है। बल्कि आ गया, बल्कि के लिए मैं बट का यूज करना है। दिस इज नॉट अ पेन, ये पेन नहीं है। क्या है बल्कि? एक पेंसिल। दिस इज नॉट अ पेन बट अ पेंसिल। यहां पर बट की जगह पे मैं क्या यूज कर सकता हूं बल्कि के लिए? रादर। दिस इज नॉट अ पेन रादर अ पेंसिल। इस तरह से भी सेंटेंस को आप बोल सकते हैं। तो एक ऑप्शन भी मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आपको पता होना चाहिए बट का यूज भी बल्कि के लिए कैसे किया जाता है। संजय बेवकूफ नहीं बल्कि एक समझदार लड़का है। संजय इज नॉट एन इडियट बट बल्कि क्या है? अ सेंसिबल बॉय। सेंसिबल मतलब समझदार, और बट की जगह पे मैं रादर का भी यूज कर सकता हूं। संजय इज नॉट एन इडियट रादर अ सेंसिबल बॉय। उसे डांटा नहीं गया बल्कि पीटा गया। ही वॉज नॉट स्कॉल्डेड, उसे डांटा नहीं गया बल्कि क्या किया गया? पीटा गया। बट बीटन। यहां पर भी बट की जगह पर रादर का यूज। ही वॉज नॉट स्कॉल्डेड रादर बीटन। तो दोनों तरीके से बोल सकते हैं। अब आप ये सोच सकते हैं कि सर यहां पर तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया, बीट की थर्ड फॉर्म बीटन। यहां पर भी आप देख रहे हैं स्कॉल्ड की थर्ड फॉर्म स्कॉल्डेड। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस में है। उसे डांटा नहीं गया किसी के द्वारा, डांटा नहीं गया, मुझे बताया नहीं गया, उसे सुलाया नहीं गया। ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज होता है। ये बात आप पैसिव वॉइस में समझेंगे। फिलहाल आप सिर्फ ये देखिए कि बट का यूज
किन अलग अलग सेंस में किया जा रहा है। अब हम आ जाते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस पे। आपके सामने लिखा है फॉर, एज, बिकॉज और सिंस, और चारों का ही यूज एक सेंस में किया जाता है, और वो सेंस, वो मतलब क्या है? क्योंकि या चूंकि। सेंटेंस कैसा है? मैं नहीं आया क्योंकि मैं बीमार था। चूंकि मैं बीमार था मैं नहीं आया। अच्छा, एक छोटी सी बात पहले समझ लें। जब हम हिंदी बोलते हैं तो जनरली होता क्या है कि चूंकि का यूज हमेशा शुरुआत में किया जाता है। जैसे चूंकि वो बीमार था इसलिए वो नहीं आया, चूंकि उसके पास पैसे नहीं थे इसलिए उसने मेरी मदद नहीं की। और क्योंकि का यूज हमेशा सेंटेंस के बीच में किया जाता है। मैं नहीं आया क्योंकि मैं बीमार था। अब ये बात अलग है कि आप यहां पर भी चूंकि कह सकते हैं, यहां पर भी क्योंकि कह सकते हैं। जनरली हिंदी बोलते वक्त आप अक्सर इस तरह से भी कह देते होंगे, लेकिन आइडियल यही है कि चूंकि का यूज शुरुआत में और क्योंकि का यूज हमेशा सेंटेंस के बीच में होता है। ठीक है। अगर हम रूल्स की बात करें, कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें हमें समझना होगा। सिंस इज यूज्ड ओनली एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। सिंस का यूज क्योंकि या चूंकि के सेंस के लिए हमेशा सेंटेंस की शुरुआत में होता है, बीच में नहीं होता। और बिकॉज इज यूज्ड ओनली इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस। बिकॉज का यूज हमेशा सेंटेंस के बीच में होता है, शुरुआत में नहीं होता। ठीक है। सिंस का यूज हमेशा शुरुआत में, बिकॉज का यूज हमेशा सेंटेंस के बीच में। और जब भी आप फॉर का यूज करें, फॉर का यूज जब आप क्योंकि या चूंकि के सेंस के लिए करें, ऑलवेज यूज कॉमा, हमेशा कॉमा लगाएं जस्ट बिफोर फॉर इफ यूज्ड इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस। इस बात को समझने के लिए जरा सेंटेंस को देखते हैं। मैं नहीं आया, आई डिडंट कम, क्योंकि मैं बीमार था, बिकॉज आई वॉज अनवेल। सही है। आई डिडंट कम, मैं नहीं आया, क्योंकि के लिए एज लगा देते हैं, एज आई वॉज अनवेल। आई डिडंट कम, क्योंकि मैं बीमार था, क्योंकि के लिए फॉर लगा देते हैं। लेकिन जब आप फॉर लगाएंगे उससे तुरंत पहले कॉमा जरूर लगाएंगे। आपने यहां पर कॉमा नहीं लगाया, यहां भी नहीं लगता, यहां भी नहीं लगता, लेकिन फॉर से पहले लगता है। कब? जब फॉर का यूज सेंटेंस के बीच में होता है। यहां पर क्योंकि बीच में आ रहा है, तो इस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। तभी तो कहा ऑलवेज यूज कॉमा जस्ट बिफोर फॉर इफ यूज्ड इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के बीच में। आई डिडंट कम सिंस आई वॉज अनवेल, मैं बीमार था क्योंकि मैं नहीं आया। आई डिडंट कम, क्योंकि मैं बीमार था, सिंस आई वॉज अनवेल। क्या ये सेंटेंस सही है? मैंने आपसे क्या कहा? सिंस इज यूज्ड ओनली एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, हमेशा शुरुआत में होता है, बीच में हो रहा है, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। इस तरह से सेंटेंस नहीं बनेगा। तो अगर सेंटेंस के बीच में क्योंकि आ रहा है, ऐसे में आप बिकॉज, एज, फॉर, इन तीन में से किसी एक का यूज कर सकते हैं। और हमेशा ध्यान रखें, अगर फॉर का यूज कर रहे हैं उससे पहले आप कॉमा जरूर लगाएं। लिखते वक्त, बोलते वक्त तो पता ही नहीं चलेगा। आई डिडंट कम फॉर आई वॉज अनवेल, पता ही नहीं लगा, लेकिन लिखते वक्त लगाना है। और जब चूंकि या क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत में आ रहा है, चूंकि मैं बीमार था मैं नहीं आया, ऐसे में आप जानते हैं कि सिंस का यूज तो शुरुआत में आप कर ही सकते हैं। सिंस आई वॉज अनवेल आई डिडंट कम, सही है सेंटेंस। एज आई वॉज अनवेल आई डिडंट कम, एज का यूज तो आप जानते हैं शुरुआत में भी और बीच में भी, दोनों जगह पे होता है। फॉर का भी यूज शुरुआत में और बीच में, दोनों जगह पे होता है। जब शुरुआत में होगा तब यहां पर कॉमा का कोई मतलब नहीं है। सेंटेंस सिंपली बनेगा फॉर आई वॉज अनवेल आई डिडंट कम। लेकिन बिकॉज का यूज ओनली इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस, शुरुआत में तो हो ही नहीं सकता। तो अगर सेंटेंस में क्योंकि या चूंकि शुरुआत में आ रहा है, ऐसे में आप बिकॉज का यूज करके सेंटेंस को नहीं बनाएंगे। हमारे अगले कंजंक्शंस हैं ऑल्सो, इवन, आइदर, टू, एज वेल। इन पांचों का यूज किसी भी सेंटेंस में भी के सेंस के लिए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इवन का यूज हमेशा भी के लिए ही होता है, इसके अलावा भी इसका एक मतलब होता है। आइदर का यूज कंजंक्शन की ही तरह भी के अलावा भी एक जगह पे होता है, वो आगे आप देखते जाएंगे। लेकिन फिलहाल हम केवल भी की बात कर रहे हैं।
जब भी किसी सेंटेंस में आए भी, मैं भी एक अच्छा इंसान हूं, मैं भी एक अच्छा इंसान नहीं हूं, वो भी खाना नहीं खाता, हम भी वहां नहीं जाते, इस तरह के सेंटेंसेस कैसे इनको सेंटेंस में यूज करना है और कहां पर यूज करना है, शुरुआत में, बीच में, एंड में, इसके कुछ रूल्स होते हैं। तो पहले आप थोड़ा सा रूल्स पे एक नजर मारिए। देखिए पहला रूल क्या लिखा है, ऑल्सो इज जनरली नॉट यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंसेस। अक्सर ऑल्सो का यूज नेगेटिव सेंटेंसेस में नहीं किया जाता, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। इवन टू एंड एज वेल आर यूज्ड इन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। इन तीनों का तो यूज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के सेंटेंसेस में किया जाता है। आइदर इज ऑलवेज यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंसेस। ये जो आइदर है, इसका मतलब जब भी होता है किसी सेंटेंस में तो हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में ही इसका यूज किया जाता है, कभी भी पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं किया जाता। इस बात को जरा यहां पर देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल लिखा है, मैं भी एक अच्छा इंसान हूं। आपको भी के लिए ऑल्सो का यूज करने का मन किया, कैसे यूज करेंगे? आई एम ऑल्सो अ गुड पर्सन। क्या आप ऑल्सो को एंड में यूज कर सकते हैं या शुरुआत में यूज कर सकते हैं? इस बात को समझने के लिए आपको रूल को पता होना चाहिए। यहां पर क्या लिखा है, ऑल्सो इज यूज्ड आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज किया जाता है, एंड बिफोर द मेन वर्ब, और किसी भी मेन वर्ब जिसकी 3 फॉर्म्स होती हैं उन वर्ब से पहले यूज किया जाता है। इस सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं है, एम के बाद यूज किया जाएगा। और मान लो होता मैं भी खेल रहा हूं, आई एम ऑल्सो प्लेइंग, तो प्ले होती मेन वर्ब, तो मेन वर्ब से तुरंत पहले और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद। ये बात हो गई। अब अगर मुझे भी के लिए इवन का यूज करने का मन कर रहा है तो कैसे बोलूंगा सेंटेंस को? इवन आई एम अ गुड पर्सन। इवन का ये शुरुआत में क्यों किया? यहां पर कुछ लिखा है, इवन इज यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंसेस। तो इवन का यूज शुरुआत में किया जाता है भी के सेंस के लिए, ठीक है। आई एम अ गुड पर्सन टू, मैं भी एक अच्छा इंसान हूं, तो भी के लिए टू लगाया तो सेंटेंस के एंड में लगाया। आई एम अ गुड पर्सन एज वेल, टू और एज वेल दोनों का यूज सेंटेंस के एंड में किया। टू, एज वेल एंड आइदर आर यूज्ड एट द एंड। तो रूल अगर आपको पता है तो आप सेंटेंस में कभी गलती नहीं कर सकते। अब ये सेंटेंस देखिए, नेगेटिव सेंटेंस है, मैं भी एक अच्छा इंसान नहीं हूं। अब इस सेंटेंस में अगर भी के लिए मैं ऑल्सो का यूज करना चाहूं तो क्या मैं कर सकता हूं? ये सेंटेंस तो नेगेटिव है और मैंने आपसे क्या कहा, ऑल्सो का यूज नेगेटिव सेंटेंस में नहीं किया जाता, तो यहां पर मैंने ऑल्सो का यूज नहीं किया। इवन का यूज कर सकता हूं कि नहीं? कर सकता हूं। इवन, टू, एज वेल, इन तीनों का यूज बोथ पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों सेंटेंस में हो सकता है। और आपको यह भी पता है कि इवन का यूज हमेशा शुरुआत में होता है। इवन आई एम नॉट अ गुड पर्सन, तो ये सेंटेंस सही है। आई एम नॉट अ गुड पर्सन टू, टू का यूज हमेशा सेंटेंस के एंड में होता है और नेगेटिव पॉजिटिव दोनों सेंटेंसेस में हो सकता है। यहां पर भी हो रहा है, यहां पर भी हो रहा है। आई एम नॉट अ गुड पर्सन एज वेल, एज वेल का यूज हमेशा सेंटेंस के एंड में ही होता है और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेंटेंसेस में होता है। आई एम नॉट अ गुड पर्सन आइदर, आप देख रहे हैं आइदर का यूज हमेशा सेंटेंस के एंड में ही होना है और आइदर का यूज हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में ही होना है, और ये नेगेटिव ही सेंटेंस है। तो आपने देखा कि जब सेंटेंस नेगेटिव है तो आपने ऑल्सो का यूज नहीं किया, और जब सेंटेंस पॉजिटिव है, पॉजिटिव, ऐसे में आपने क्या नहीं यूज किया? आपने आइदर का यूज नहीं किया। तो आइदर का यूज कभी भी नेगेटिव सेंटेंस में ही होगा और ऑल्सो का यूज कभी भी नेगेटिव सेंटेंस में आपको नहीं करना है। ये छोटी छोटी चीजें प्रैक्टिस से आपको याद होती रहेंगी। अच्छा, कुछ और सेंटेंसेस लेते हैं। मैं भी फल पसंद नहीं करता, फल यानी फ्रूट्स, मैं भी फ्रूट्स पसंद नहीं करता। आप देख रहे हैं कि ये जो सेंटेंस है नेगेटिव है, नेगेटिव में ऑल्सो का यूज आपको नहीं करना है। आप इवन, आइदर, टू, एज वेल में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। इवन का यूज शुरुआत में होगा, इवन आई डोंट लाइक फ्रूट्स। आइदर का यूज हमेशा सेंटेंस के एंड में होगा, आई डोंट लाइक फ्रूट्स आइदर। टू का यूज भी हमेशा सेंटेंस के एंड में, आई डोंट लाइक फ्रूट्स टू, आई डोंट लाइक फ्रूट्स एज वेल। अब ये आ गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्या तुम भी वहां नहीं थे? अब ये सेंटेंस चूंकि नेगेटिव भी है तो ऑल्सो का यूज तो आप कर नहीं सकते। एक बात और,
ये नेगेटिव भी है और इंटेरोगेटिव भी, और मैंने यहां पर कुछ लिखा है, इवन इज नॉट यूज्ड इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इवन का यूज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में नहीं होता, तो इवन का यूज भी यहां पर नहीं हो सकता। अब आपके पास तीन विकल्प हैं, आइदर, टू या एज वेल। इन तीनों में से किसी का भी आप यूज कर सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे सेंटेंस? वर यू नॉट देयर आइदर, क्या आप भी वहां नहीं थे? वर यू नॉट देयर टू, क्या आप भी वहां नहीं थे? वर यू नॉट देयर एज वेल, क्या आप भी वहां नहीं थे? जब भी किसी सेंटेंस में इसलिए या इसीलिए ऐसा आता है, आपके पास कुछ विकल्प हैं, जैसे कि सो का आप यूज कर सकते हैं, हेंस का, दैट्स वाई, देयरफॉर, दैट्स द रीजन। मैं बीमार था इसलिए मैं नहीं आया। मैं बीमार था, आई वॉज अनवेल, सिंपल। इसलिए के लिए सो आई डिडंट कम। आई वॉज अनवेल, हेंस आई डिडंट कम। आई वॉज अनवेल, दैट्स वाई आई डिडंट कम। आई वॉज अनवेल, देयरफॉर आई डिडंट कम। आई वॉज अनवेल, दैट्स द रीजन आई डिडंट कम। बहुत ही सिंपल। अगला सेंटेंस, उसने ढंग से नहीं पढ़ा इसीलिए वो परीक्षा में फेल हो गया। He didn't study well, उसने ढंग से नहीं पढ़ा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस। इसीलिए के लिए सो का यूज कर सकते हैं, सो he failed the exam. He didn't study well, hence he failed the exam. He didn't study well, that's why he failed the exam. He didn't study well, therefore he failed the exam. He didn't study well, that's the reason he failed the exam. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, थोड़ा सा आपकी नॉलेज के लिए। जब हम कहते हैं वो परीक्षा में फेल हो गया, तो आपके मन में आ सकता है ही फेल्ड इन, लगा दें यहां पर, इन द एग्जाम। लेकिन हमेशा याद रखिए, पास या फेल के बाद ही पास द एग्जाम या ही फेल्ड द एग्जाम, हमेशा पास या फेल के बाद में प्रेपोजिशन इन का यूज आप कभी भी नहीं करेंगे। अगला कंजंक्शन है एज। एज जब सेंटेंस में अकेले आता है, तीन अलग अलग सेंस में आता है। एक सेंस हो सकता है जैसा, एक के तौर पर, एक होता है के नाते। जैसा आप कहें, जैसा आप कहें, एज यू से, जैसी आपकी मर्जी, एज यू विश। ये दोनों सेंटेंस जैसा से रिलेटेड। मैंने किया जैसा आपने कहा, मैंने किया पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आई डिड। जैसा एज आपने कहा, यू सेड। मैं यहां मैनेजर के तौर पर काम कर रहा हूं। मैनेजर के तौर पर यानी मैनेजर होने के नाते, सेंस लगभग एक जैसा ही है। आई एम वर्किंग हियर, मैं यहां काम कर रहा हूं एज अ मैनेजर। एक टीचर होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को सही इंग्लिश सिखाऊं। एक टीचर होने के नाते, क्योंकि मैं एक टीचर हूं, सेंस कुछ वैसा ही है। तो एक टीचर होने के नाते या एक टीचर होने के तौर पर मेरा ये फर्ज है, एज अ टीचर, एज का यूज कर लिया। एक टीचर होने के नाते एज अ टीचर, इट्स माई ड्यूटी टू टीच करेक्ट इंग्लिश टू माई स्टूडेंट्स। अब जब एज के साथ कुछ लग गया, एज सून एज, अभी तक हमने केवल एज के तीन सेंस देखे। एज सून एज जब भी किसी सेंटेंस में आता है, जैसे ही या ज्यों ही इसका सेंस आता है, और एज सुन एज की जगह पे हम द मोमेंट का भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस है, जैसे ही मैं तुझे कॉल करूं तू निकल जाना। जैसे ही मैं तुझे कॉल करूं, एज सुन एज आई कॉल यू, तू निकल जाना, यू लीव। एज सुन एज की जगह पे, जैसा मैंने कहा, द मोमेंट का भी यूज कर सकते हैं। द मोमेंट आई कॉल यू, यू लीव। तो दोनों तरीके से सेंटेंस को बना सकते हैं। अच्छा, जैसे ही वो तुझे कॉल करे तू निकल जाना, यहां पर था जैसे ही मैं तुझे कॉल करूं, तो मैंने कहा आई कॉल यू। जैसे ही वो तुझे कॉल करे, वो किसी एक व्यक्ति की बात हो रही है, कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। हमेशा ध्यान रखें, ऐसे में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल के हिसाब से सेंटेंस को बनाया जाता है। एज सुन एज ही कॉल्स यू, जैसे ही वो तुझे कॉल करे तू निकल जाना, यू लीव। एज सुन एज की जगह पे द मोमेंट ही कॉल्स यू, यू लीव। इसी तरह से जैसे ही वो आया मैं चला गया, जैसे ही के लिए एज सुन एज ही केम, वो आया पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ही केम, मैं चला गया, आई लेफ्ट।
एज सुन एज की जगह पे द मोमेंट ही केम आई लेफ्ट। अब ये वाला सेंटेंस देखिए, जैसे ही वो आएगा मैं ऑफिस निकल जाऊंगा। जैसे ही वो आएगा, अब यहां पर गागेगी आ गया, तो आपको लगेगा कि ये तो फ्यूचर की तरह ही बनेगा, विल का यूज करेंगे। एज सुन एज वो आएगा, ही विल कम, लेकिन यहां पर विल कम तो नहीं लिखा मैंने क्या लिखा, ही कम्स। ये तो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह बना दिया। ऐसा मैंने क्यों किया? ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि इसका एक रूल है। रूल क्या है? विल हैव टू यूज, हमें यूज करना पड़ेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस विद एज सुन एज। एज सुन एज के साथ हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना पड़ेगा व्हेन वी स्पीक अबाउट द फ्यूचर, जब हम फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। फ्यूचर के बारे में बात करेंगे तब भी हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज करना पड़ेगा उस क्लॉज में। वी शुड नॉट यूज विल, हमें विल का यूज नहीं करना चाहिए, या वी हैव नॉट टू यूज विल, हमें विल का यूज नहीं करना है। ये एक रूल है, ध्यान रखना है आपको। एज सुन एज ही कम्स, जैसे ही वो आएगा आई लीव फॉर द ऑफिस, मैं ऑफिस निकल जाऊंगा। ये तो दूसरा क्लॉज है, कॉमा के बाद दूसरा क्लॉज है, ये तो एज इट इज बनता है विल के साथ। लेकिन जो एज सुन एज वाला क्लॉज है, भले ही आपको फ्यूचर में लगे, लेकिन बनाना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह है। और जैसा हमने हमेशा किया, एज सुन एज की जगह पे आप द मोमेंट कह सकते हैं। द मोमेंट ही कम्स आई लीव फॉर द ऑफिस। अब देखिए एज वेल एज, जब भी आपको किसी सेंटेंस में कहना हो साथ ही साथ, ऐसे में यूज करना होगा एज वेल एज। रवि पढ़ा लिखा है, साथ ही साथ उसके माता पिता भी पढ़े लिखे हैं। रवि इज एजुकेटेड एज वेल एज हिज पेरेंट्स आर ऑल्सो एजुकेटेड। वो अच्छा फुटबॉल खेलता है, साथ ही साथ वो क्लास में फर्स्ट भी आता है। ही प्लेज फुटबॉल वेरी वेल, साथ ही साथ के लिए एज वेल एज ही स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास। क्लास में फर्स्ट आना यानी उसकी फर्स्ट पोजीशन होती है, तो उसे स्टैंड करना कहते हैं। ठीक है, तो ये सेंटेंसेस क्लियर हो गए। लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी हैं ये वाले सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस में आपको एक अलग सी चीज दिखेगी, जैसे वो साथ ही साथ उसके 3 भाई अमेरिका जा रहे हैं। तो एक तो वो जा रहा है, वो अमेरिका जा रहा है, और दूसरी चीज उसके 3 भाई अमेरिका जा रहे हैं। तो एक तरह से दो सब्जेक्ट्स को जोड़ रहा है साथ ही साथ। ऐसे में जब सेंटेंस को इंग्लिश में बनाया जाता है, ही एज वेल एज हिज 3 ब्रदर्स अमेरिका जा रहे हैं, आपको लगेगा यहां पर आना चाहिए आर। आपको ऐसा इसलिए लगेगा क्योंकि वो भी जा रहा है, उसके 3 भाई भी जा रहे हैं, लेकिन आर नहीं लगेगा। सही मायनों में सेंटेंस में क्या यूज होगा? इज। ये क्यों यूज हुआ? पहला सब्जेक्ट, जो मेन सब्जेक्ट है वो है वो, तो जो पहला सब्जेक्ट है उसके हिसाब से ही हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। यही बात यहां पर रूल में लिखी है। व्हेन, जब 2 सब्जेक्ट्स आर जॉइंड, 2 सब्जेक्ट्स को ज्वाइन किया जाता है विद एज वेल एज के साथ में, यानी एज वेल एज का प्रयोग करके जब 2 सब्जेक्ट्स को ज्वाइन किया जाता है, द वर्ब ऑफ द सेंटेंस की वर्ब शुड बी, होनी चाहिए, यूज्ड, प्रयोग की जानी चाहिए, एज पर द फर्स्ट सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट के अनुसार, एज पर द फर्स्ट सब्जेक्ट। तो वही चीज यहां पर हुई, वही चीज यहां पर भी होगी। मैं, साथ ही साथ मेरे दोस्त भी यहां हैं, तो मैं भी यहां हूं, मेरे दोस्त भी यहां हैं। ये भी एक अलग सेंटेंस हो सकता है, ये भी एक अलग सेंटेंस हो सकता है। 2 अलग अलग सेंटेंसेस के 2 सब्जेक्ट्स को इसने जोड़ दिया। ऐसे में मैं के लिए आई, एज वेल एज माई फ्रेंड्स, साथ ही साथ मेरे दोस्त यहां हैं। आई के हिसाब से ही हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का यूज किया जाएगा।
तो क्या करेंगे, एम। अब आप ये सोचेंगे कि बोलने में बड़ा अटपटा है। I as well as my friends am here. He as well as his 3 brothers is going to America. बड़ा अटपटा लग रहा है। तो जनरली जब हम बोलते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप सब्जेक्ट्स को इस तरह से जब साथ ही साथ के साथ जोड़ना चाहते हैं तो सेंटेंस को एंड के साथ बना दो। He and his 3 brothers are going to America. क्योंकि जब आप एंड कहोगे तो जब भी एंड के साथ में सब्जेक्ट्स जुड़ते हैं ऐसे में एक से ज्यादा के हिसाब से प्लूरल ही वर्ब का यूज किया जाता है, तब तो यहां पर आर बोलोगे। I and my friends are here, तब तो यहां पर आर बोलोगे अगर आप एंड कहोगे। तो कॉन्वर्सेशंस में जनरली एंड का यूज करना ज्यादा कॉमन है। अच्छा, इस केस में तो बहुत सिंपल है। रवि पढ़ा लिखा है, ये एक सेंटेंस हो गया। उसके माता पिता भी पढ़े लिखे हैं, ये एक अलग क्लॉज हो गया। इसका इसके हिसाब से बन रहा है, इसका इसके हिसाब से बन रहा है, बीच में बस केवल एज वेल एज को जोड़ दिया गया। तो ये कुछ छोटे छोटे रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। एज फार एज, ये तो बहुत ही सिंपल है। जहां तक का सेंस आता है, जहां तक उसका सवाल है, जहां तक मेरा सवाल है, जहां तक मेरे करियर का सवाल है, जहां तक मेरी नॉलेज का सवाल है, इस तरह के सेंटेंसेस। जहां तक मैं जानता हूं उसके 2 बच्चे हैं। जहां तक एज फार एज मैं जानता हूं, आई नो, एज फार एज आई नो उसके 2 बच्चे हैं, ही हैज 2 चिल्ड्रन। जहां तक मुझे पता है उसकी शादी हो चुकी है। एज फार एज आई नो उसकी शादी हो चुकी है यानी कि वो मैरिड है, सिंपल, ही इज मैरिड। जहां तक मेरी पढ़ाई का सवाल है, मैंने सिर्फ 12वीं पास हूं, मैं सिर्फ 12वीं पास हूं, मैंने नहीं, मैं सिर्फ 12वीं पास हूं। एज फार एज माई स्टडी इज कंसर्न्ड, आई एम ओनली 12th पास। जहां तक मेरे भाई का सवाल है, उसने ग्रेजुएशन कर ली है। एज फार एज माई ब्रदर इज कंसर्न्ड, ही हैज डन ग्रेजुएशन। जहां तक मेरे परिवार का सवाल है, मम्मी पापा के अलावा मेरी 2 बहनें हैं। एज फार एज माई फैमिली इज कंसर्न्ड, अपार्ट फ्रॉम मम्मी एंड पापा, मम्मी पापा के अलावा, अपार्ट फ्रॉम मम्मी एंड पापा, आई हैव 2 sisters। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एज एडजेक्टिव एज, ऐसा फॉर्मेशन, या फिर सो एडजेक्टिव एज, ऐसा फॉर्मेशन। किसी भी सेंटेंस में मतलब क्या निकलता है, उतना एडजेक्टिव जितना। एडजेक्टिव को विशेषण कहते हैं हिंदी में, ठीक है। अभी सेंटेंस को समझना है कि किस तरह के सेंटेंस होते हैं। उतना लंबा जितना अमित, तो उतना के लिए एज, लंबा के लिए टॉल। लंबा होना उसकी विशेषता है, तो ये एक एडजेक्टिव है, टॉल। एज टॉल एज, उतना लंबा जितना अमित, सही। तो उतना लंबा जितना अमित, या मैं कह सकता हूं अमित के जितना लंबा। दोनों तरीके से किसी भी तरह से सेंटेंस आपको दिख सकता है और आपको ये यूज करना पड़ेगा। आगे देखिए, एज शॉर्ट एज राकेश, उतना छोटा जितना राकेश, उतना छोटा जितना राकेश, यानी राकेश के जितना छोटा। एज बिग एज योर हाउस, उतना बड़ा जितना तुम्हारा घर, यानी कि तुम्हारे घर के जितना बड़ा। एज ब्लैक एज कोल, उतना काला जितना कोयला, उतना काला जितना कोयला, यानी कोयले के जितना काला। इस तरह के होंगे सेंटेंसेस। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है और नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के सेंटेंसेस में आप एज, एडजेक्टिव एज का फॉर्मेशन यूज कर सकते हैं। लेकिन जब सेंटेंस नेगेटिव हो तभी सो एडजेक्टिव एज का यूज किया जा सकता है, यानी कि सो एडजेक्टिव एज का यूज आप पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं कर सकते, केवल नेगेटिव सेंटेंस में किया जाएगा। जबकि एज एडजेक्टिव एज का यूज आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेंटेंसेस में कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। तुम मेरे जितने चालाक हो, नेगेटिव सेंटेंस तो नहीं है, नहीं, पॉजिटिव सेंटेंस है। तो पॉजिटिव सेंटेंस में आप सो एडजेक्टिव एज तो यूज नहीं कर सकते, आप केवल एज एडजेक्टिव एज यूज कर सकते हो। और तुम मेरे जितने चालाक हो, मेरे जितने चालाक यानी उतने चालाक जितना मैं। तो देखिए कैसे सेंटेंस बना, तुम हो, यू आर, उतने चालाक जितने मैं हूं।
देखिए कितना इजी वे में, यू आर एज क्लेवर एज आई एम, आप हो उतने चालाक जितना मैं हूं। जब ये सेंटेंस नेगेटिव है, तुम मेरे जितने चालाक नहीं हो, अब चूंकि ये नेगेटिव है तो आर के तुरंत बाद मैंने नॉट का यूज कर लिया। यू आर नॉट एज क्लेवर एज आई एम, यहां पर बस नॉट का यूज कर लेना है। लेकिन चूंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, ऐसे में आप सो एडजेक्टिव एज के साथ में भी बना सकते हो, यानी कि एज क्लेवर एज की जगह पे सो क्लेवर एज कह सकते हो। यू आर नॉट सो क्लेवर एज आई एम। तो इंग्लिश जब बोलते हैं इंग्लिश नेटिव, तो नेगेटिव सेंटेंसेस में वो सो का यूज भी कर लेते हैं, लेकिन पॉजिटिव सेंटेंसेस में सो का यूज कभी भी नहीं करते। बस इतनी सी बात है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, क्या तुम मेरे जितना अच्छा गा सकते हो? बताइए ये पॉजिटिव सेंटेंस है कि नेगेटिव? नेगेटिव तो नहीं है, क्योंकि यहां पर नहीं का यूज नहीं हो रहा है, नेगेटिव नहीं है, ये तो पॉजिटिव है। अब आप कहेंगे सर ये तो इंटेरोगेटिव है। देखिए पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब जहां पर नॉट नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस का मतलब जहां पर नॉट है। भले ही वो सेंटेंस इंटेरोगेटिव है लेकिन नॉट नहीं है, इसका मतलब पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव है, क्या तुम मेरे जितना अच्छा गा सकते हो, यानी कि क्या तुम गा सकते हो, कैन यू सिंग। मोडल वर्ब्स कैन का यूज हमने पढ़ा है, मोडल वर्ब का। क्या तुम गा सकते हो एज गुड एज, उतना अच्छा जितना मैं गा सकता हूं, एज गुड एज आई कैन। यहां पर सिंग क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ऑलरेडी लिख दिया है, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। कैन यू सिंग एज गुड एज आई कैन, और गुड की जगह पर हम वेल का यूज भी कर सकते हैं, ये ज्यादा बेहतर है। कैन यू सिंग एज वेल एज आई कैन, क्या तुम उसके जितना अच्छा नहीं गा सकते? यहां पर नेगेटिव हो गया। नेगेटिव के केस में इसके साथ तो बना ही सकता हूं एज एडजेक्टिव एज, साथ ही साथ सो एडजेक्टिव एज। कांट यू सिंग, अच्छा कांट क्यों कहा? क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस आप जानते हैं। कैन यू नॉट, नॉट को शुरुआत में कॉन्ट्रैक्ट करके ला सकते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, ऑलरेडी मैंने आपको सिखाया है। कांट यू सिंग, क्या तुम नहीं गा सकते उतना अच्छा जितना वो गा सकता है? कांट यू सिंग सो गुड एज ही कैन, तो एज गुड एज या सो गुड एज दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये सेंटेंस नेगेटिव है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट इतना काफी है। अब यहां पर आप देख रहे हैं कई सारे कंजंक्शंस हैं, ऑल्दो, दो, इवन इफ, इवन दो, देन ऑल्सो, इवन देन, यट, स्टिल, हाउएवर, नेवरदलेस। ये जो शुरुआत में चार लिखे हैं, ऑल्दो, दो, इवन इफ, इवन दो, इन चारों का यूज आप सेंटेंस में तब कर सकते हैं जब आपको बोलना हो यद्यपि, हालांकि या भले ही। शुद्ध हिंदी में यद्यपि का यूज भी किया जाता है, पर जनरली आप हालांकि या भले ही का यूज अधिकतर देखते हैं। कैसे? भले ही वो कभी स्कूल नहीं गया फिर भी उसे सब आता है, भले ही। या फिर हालांकि मेरे पास पैसे नहीं है, हालांकि मैंने नहीं किया है, हालांकि मैं बीमार था, तो हालांकि का यूज हो रहा है। और फिर भी, तब भी या इसके बावजूद भी, इनके लिए आप देन ऑल्सो, इवन देन, यट, स्टिल, हाउएवर, नेवरदलेस, इनमें से किसी का भी यूज कर लेंगे तो सेंस एग्जैक्ट सेम निकलेगा। एग्जाम्पल देखिए, भले ही वो कभी स्कूल नहीं गया फिर भी उसे सब आता है। भले ही, इसके लिए मैं ऑल्दो, दो, इवन इफ, इवन दो किसी का भी यूज कर सकता हूं, मैंने इवन इफ का यूज कर लिया। इवन इफ ही नेवर वेंट टू स्कूल, फिर भी के लिए मैं देन ऑल्सो, इवन देन, येट, स्टिल, हाउएवर, नेवरदलेस किसी का भी यूज कर सकता हूं, मैंने देन ऑल्सो का यूज कर लिया। देन ऑल्सो, उसे सब आता है, ही नोज एवरीथिंग। हालांकि मेरे पास पैसे नहीं है, पर इसके बावजूद मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। हालांकि के लिए मैंने ऑल्दो का यूज कर लिया। ऑल्दो आई डोंट हैव मनी, पर इसके बावजूद, येट कह दूं, स्टिल कह दूं, हाउएवर, नेवरदलेस, इवन देन ऑल्सो, येट आई ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू। हालांकि मैंने नहीं किया है, पर फिर भी आप जो भी फैसला करें मैं उसे मानूंगा। हालांकि के लिए यहां पर मैंने दो का यूज कर लिया। दो आई हैवंट डन इट,
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैंने ये नहीं किया है, आई हैवंट डन इट। पर फिर भी स्टिल आप जो भी फैसला करें, वट एवर यू डिसाइड, मैं उसे मानूंगा, आई विल एक्सेप्ट। हालांकि मैं बीमार था तब भी मैंने काम किया, हालांकि के लिए मैंने यहां पर इवन दो का यूज कर लिया। इवन दो आई वॉज अनवेल, तब भी के लिए मैंने कह दिया नेवरदलेस। नेवरदलेस आई वर्कड। इवन दो आई वॉज अनवेल, नेवरदलेस आई वर्कड। अब देखिए सच, सच, सच एज, इन सच अ वे, तीन अलग अलग तरीकों से यूज। मतलब क्या निकलता है, जब भी किसी सेंटेंस में कहना हो इस तरह का या ऐसा, ऐसे में आप यूज करेंगे सच। जब भी सेंटेंस में कहना हो, जैसे कि उदाहरण था जब आप एग्जाम्पल्स देते हैं, ऐसे में यूज करेंगे सच एज। और इस तरह से या ऐसे के लिए आप यूज करेंगे इन सच अ वे। ये बात एग्जाम्पल्स में आप देखिए। पहला एग्जाम्पल, ऐसे लोग स्वार्थी होते हैं। ऐसे लोग, ऐसे का क्या सेंस बन रहा है, ये वाला बन रहा है क्या? इस तरह से लोग स्वार्थी होते हैं, नहीं नहीं, क्या सेंस बन रहा है ऐसे का? इस तरह के लोग, ऐसे लोग स्वार्थी होते हैं यानी इस तरह के लोग स्वार्थी होते हैं। तो इस तरह का या इस तरह की या इस तरह के लिए सच। ऐसे लोग, सच पीपल आर सेल्फिश। होते हैं, होता है, होती है, होते हैं के लिए आर, इज, एम का यूज करते नहीं करते हैं, ये बात भी मैंने आपको एक वीडियो में ऑलरेडी समझाई है। ऐसी कई कहानियां मैं सुन चुका हूं। ऐसी कई कहानियां, ऐसी मतलब इस तरह की, इस तरह की कई कहानियां मैं सुन चुका हूं, आई हैव हर्ड। ऐसी कई कहानियां, मेनी सच स्टोरीज। ऐसे बच्चे मुझे पसंद नहीं, मुझे पसंद नहीं, आई डोंट लाइक। ऐसे बच्चे यानी इस तरह के बच्चे, सच चिल्ड्रन। मेरे पास कई चीजें हैं, जैसे कि 4 कंप्यूटर, 2 लैपटॉप, 3 मोबाइल इत्यादि। मेरे पास कई चीजें हैं, आई हैव मैनी थिंग्स। जैसे कि के लिए सच एज, उदाहरण दे रहे हैं ना, क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं? 4 कंप्यूटर्स, 2 लैपटॉप्स, 3 मोबाइल्स एटसेट्रा। अब जैसा मैंने आपको बताया यहां पर, अच्छा मैंने आपको नहीं बताया पर मैं आपको बता दूं कि जब आप एग्जाम्पल्स देते हैं, जैसे कि कहते हैं, इसके लिए आप फॉर एग्जाम्पल का यूज बड़ा कॉमन देखेंगे। और फॉर एग्जाम्पल को शॉर्ट फॉर्म में E.G. भी लिखा जाता है। ये एक लैटिन अब्रिविएशन है जिसका मतलब होता है एग्जाम्पली ग्रेशिया। पर आपको इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप स्पीकिंग सीख रहे हैं, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि सच एज या फॉर एग्जाम्पल, दोनों में से किसी का भी यूज आप कर सकते हैं। और भले ही जब आप लिखते हैं E.G. लेकिन बोलते क्या हैं आप? फॉर एग्जाम्पल, आई हैव मैनी थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल 4 कंप्यूटर्स, 2 लैपटॉप्स, 3 मोबाइल्स एटसेट्रा। उसके साथ कई लोग हैं, जैसे कि रवि, राहुल, संजय आदि। उसके साथ कई लोग हैं, देयर आर मेनी पीपल विद हिम, सच एज, जैसे कि रवि, राहुल, संजय एटसेट्रा। और यहां पर सच एज की जगह पे आप कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल रवि, राहुल, संजय एटसेट्रा। आप चाहें तो जब आप लिखते हैं तो फॉर एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, या फिर जैसा मैंने आपको बताया E.G. भी आप लिख सकते हैं। उसने इस तरह से मुझे घूरा कि मुझे लगा वो मुझसे लड़ने वाला है। उसने मुझे घूरा, उसने मुझे घूरा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही स्टेयर्ड एट मी। इस तरह से यानी ऐसे, इस तरह से ऐसे का सेंस आ रहा है इन सच अ वे। ही स्टेयर्ड एट मी इन सच अ वे कि दैट, मुझे लगा, आई थॉट, वो मुझसे लड़ने वाला है, ही वॉज गोइंग टू फाइट मी। यहां पर है आ रहा है लेकिन फिर भी मैं पास्ट की वर्ब लगा रहा हूं, वॉज का यूज कर रहा हूं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट में ही है। उसने इस तरह से मुझे घूरा, बीते कल की बात हो रही है, इसलिए जो फाइनल क्लॉज है उसमें भी आप प्रेजेंट नहीं पास्ट में ही कंसिडर करते हैं। ये बात मैं ऑलरेडी समझा भी चुका हूं। तुम ऐसे बोलते हो कि हर कोई तुम्हारी बात सुनना पसंद करता है। तुम बोलते हो, यू स्पीक ऐसे, ऐसे यानी इस तरह से, तरीके की बात हो रही है, इस तरह से बोलते हो। यू स्पीक इन सच अ वे कि दैट, हर कोई तुम्हारी बात सुनना पसंद करता है। एवरीवन लव्स टू लिसन टू यू। अब देखिए एज एफ और एज दो बहुत इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस। आप एज एफ का भी यूज कर सकते हैं, एज दो का भी यूज कर सकते हैं। कब?
जब आपको किसी सेंटेंस में कहना हो ऐसे मानो या ऐसे जैसे कि, अच्छा एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। तुम तो हमें ऐसे बता रहे हो जैसे कि तुम्हें सब पता हो। ऐसे जैसे कि, ऐसे जैसे कि, तुम तो ये ऐसे कर रहे हो जैसे कि ये हो, इस तरह का सेंस। तुम तो हमें ऐसे बता रहे हो, यू आर टेलिंग अस, तुम हमें बता रहे हो ऐसे जैसे कि, एज इफ तुम्हें सब पता हो, यू नो एवरीथिंग। तो यहां पर एज इफ की जगह पे मैं एज दो भी कह सकता हूं। यू आर टेलिंग अस एज दो यू नो एवरीथिंग। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैं तुम्हारा दुश्मन हूं। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैं तुम्हारा दुश्मन हूं। यू आर टॉकिंग एज इफ, मानो, या ऐसे जैसे कि आई एम योर एनिमी, मैं तुम्हारा दुश्मन हूं। तुम तो मुझे ऐसे डांट रहे हो जैसे कि तुम मेरे बॉस हो। यू आर स्कॉल्डिंग मी, तुम मुझे डांट रहे हो ऐसे जैसे कि यू आर माई बॉस, तुम मेरे बॉस हो। वो मुझसे ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे कि मैं उनका नौकर हूं। वो मुझसे ऐसे, यानी इस तरह से, अगर यहां पर लिखा होता इस तरह से, वो मुझसे इस तरह से व्यवहार कर रहे थे, तो इस तरह से का भी मतलब क्या है, ऐसे। और जैसे की जगह मानो भी कह सकता हूं। वो मुझसे इस तरह से व्यवहार कर रहे थे मानो मैं उनका नौकर हूं। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, ही वॉज ट्रीटिंग मी, वो मुझे ट्रीट कर रहे थे, एज इफ, ऐसे जैसे कि आई वॉज हिज सर्वेंट, मैं उनका नौकर हूं। यहां पर भी आप देख रहे हैं हूं बोला, लेकिन मैंने क्या यूज किया, वॉज। ऐसा क्यों, क्योंकि सेंटेंस ऑलरेडी किसमें, पास्ट में है। वो मुझसे ऐसे व्यवहार कर रहे थे बीते कल में, इसलिए जो फाइनल क्लॉज है वो भी पास्ट में ही रहेगा। अब आपके सामने है आइदर और, नाइदर नॉर। आइदर और का यूज तब किया जाता है जब किसी सेंटेंस में दो विकल्प दिए गए हों, जैसे या तो ये या तो वो, ऐसा बोला जाए। और नाइदर नॉर का यूज कब किया जाता है, न ये न वो, नेगेटिव, और यह है पॉजिटिव। या तो राम जाएगा या फिर मैं जाऊंगा। या तो राम जाएगा, आइदर राम विल गो, या फिर बोल लो, चाहे केवल या बोल लो, बात एक ही है, या मैं जाऊंगा, और आई विल गो। अब यहां पर मैंने गो दोबारा से नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि गो तो जाने की बात हो रही है, इसलिए नहीं लिखा गया। आइदर राम विल गो और आई विल, मैं या तो दिल्ली जाऊंगा या मुंबई। आई विल आइदर गो टू दिल्ली और मुंबई। या तो तुम गलत हो या वो, तो या तो ये या तो वो, या तो तुम गलत हो या वो, आइदर यू आर रॉन्ग और ही इज रॉन्ग। अब यहां पर दोबारा से रॉन्ग नहीं लिखा, क्योंकि गलत होने की बात हो रही है। आइदर यू आर रॉन्ग और ही इज। या तो तुम वहां जाओ, आइदर यू गो देयर, या मुझे जाने दो, और मुझे जाने दो, लेट मी गो। लेट मी गो कहते हैं ना, जब भी किसी काम को करने दो किसी को, तो लेट का यूज करते हैं, लेट मी गो। मैं ना दिल्ली जाऊंगा ना मुंबई। आई विल नाइदर गो टू दिल्ली नॉर मुंबई, न ही जाऊंगा दिल्ली न मुंबई। न मैं दिल्ली जाऊंगा न वो। अब यहां पर न शुरुआत में आ गया, नाइदर मैं दिल्ली जाऊंगा, आई विल गो टू दिल्ली, न नॉर वो जाएगा, ही विल गो। और गो दोबारा से क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अंडरस्टूड है कि जाने की बात हो रही है। नाइदर आई विल गो टू दिल्ली नॉर ही विल। न तुम गलत हो न वो, नाइदर यू आर रॉन्ग नॉर ही इज। यहां पर भी रॉन्ग दोबारा से नहीं लिखा, अंडरस्टूड है, गलती की बात हो रही है, गलत होने की। न मैंने उससे पूछा और न उसने मुझे बताया। न नाइदर मैंने उससे पूछा, आई आस्क्ड हिम, और न उसने मुझे बताया, न नॉर ही टोल्ड मी। और का यूज करना है करो, नहीं करना है ना करो। इंग्लिश में आप कभी एंड नहीं कहेंगे इसके लिए। न मैंने उससे पूछा न उसने मुझे बताया, नाइदर आई आस्क्ड हिम नॉर ही टोल्ड मी। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आइदर और नाइदर नॉर तो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ है आपको जानने की जरूरत है। ये एक है सो का यूज करना, वो भी के लिए, अभी आप समझेंगे। और दूसरा, जब सेंटेंस में एक पार्ट होता है नॉट के साथ और दूसरे पार्ट में या तो नाइदर का यूज कर लो या नॉर का यूज कर लो। नहीं नॉट के लिए, वो भी नहीं। अब देखिए कैसे। तुम आते हो
वो भी आता है। तुम आते हो को हम कहेंगे यू कम, वो भी आता है ही कम्स टू, टू का यूज आपने सीखा था। ही ऑल्सो कम्स भी कह सकते हैं, ही कम्स एज वेल कह सकते हैं। लेकिन ये जो दूसरा तरीका है ये इससे रिलेटेड है। आप आते हो यू कम, वो भी आता है सो डज ही। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है ना सेंटेंस, तो इसीलिए उसकी ही हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहे हैं। और सब्जेक्ट है ही, तो ही के साथ तो डज लगता है, डज को ही से पहले और सो से शुरुआत हो गई, सो डज ही। यू कम आप आते हो, वो भी आता है सो डज ही। मैंने तुमसे पूछा, उसने भी। मैंने तुमसे पूछा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आई आस्क्ड यू, उसने भी पूछा ही आस्क्ड टू। ऐसे तो बना ही सकते हैं, लेकिन सो के साथ आई आस्क्ड यू, मैंने तुमसे पूछा, सो डिड ही, उसने भी पूछा। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है तो डिड वहां पर हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए डिड का यूज कर लिया गया ही से पहले। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, वो ये कर पाया, मैं भी। ही कुड डू इट, आई कुड डू इट टू। इस तरह से तो बना ही सकते हैं, लेकिन सो के साथ एडवांस इंग्लिश में कैसे बनाते हैं? ही कुड डू इट, वो ये कर पाया, सो कुड आई, मैं भी। और कर पाया किसी काम को कर सकने की बात हो रही है, कुड का यूज करते हैं, हम जानते हैं, मॉडल वर्ब्स में पढ़ा है मैंने आपको। ही कुड डू इट, वो ये कर पाया यानी कर सका, तो सका या पाया के लिए कुड का यूज। तो इसीलिए आई से पहले क्या यूज कर लिया? आई से पहले कुड, सो कुड आई। अभी जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना तब बड़ा मजा आएगा, अभी तो कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। तुम नहीं आते, यू डोंट कम, वो भी नहीं आता, भी का यूज कर लिया। नेगेटिव सेंटेंस आपको मैंने बताया था, आइदर का यूज हमेशा सेंटेंस के एंड में किया जाता है। ही डजंट कम आइदर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस सिंपल। लेकिन जब इस फॉर्मेशन में बनाएंगे तो देखिए नॉट आ गया, यू डोंट कम, आप नहीं आते या तुम नहीं आते, वो भी नहीं आता, भी के लिए, वो भी नहीं, इसके लिए नाइदर या नॉर में से किसी एक का यूज करा शुरुआत में, नाइदर डज ही। अब चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसलिए डज। वो नहीं जा पाया, न मैं जा पाया, वो नहीं जा पाया यानी वो नहीं जा सका, ही कुडंट गो, न मैं जा पाया यानी मैं भी नहीं जा पाया। तो भी के सेंस में तो देखिए आइदर का यूज एंड में कर सकते हैं, बताया मैंने ऑलरेडी, आई कुडंट गो आइदर। लेकिन नाइदर के साथ सेंटेंस को कैसे बना रहे हैं? ही कुडंट गो, वो नहीं जा पाया, नाइदर कुड आई, आई के साथ क्या लगाया? कुड, क्योंकि सका या पाया का सेंटेंस है। और इन दोनों जगहों पर नाइदर की जगह पर आप नॉर का यूज भी कर सकते हैं, बात एक ही है यहां पर भी। यू डोंट कम, नॉर डज ही कुडंट कम, नॉर कुड आई। दोनों तरीके सही हैं, बिल्कुल सही हैं। मैंने नहीं पूछा, ना उसने पूछा। आई डिडंट आस्क, मैंने नहीं पूछा, ही डिडंट आस्क आइदर, उसने भी नहीं पूछा। यह तरीका तो है ही है, लेकिन नॉर या नाइदर के साथ आई डिडंट आस्क, नॉर डिड ही, यहां पर नॉर की जगह पे नाइदर भी कह सकते हैं। तो नाइदर या नॉर का यूज किया जा सकता है, बशर्ते कि उससे पहले का जो क्लॉज है उसमें नॉट आना चाहिए, कि मतलब ये तो नहीं हुआ, उसके बाद ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं, ये तो नहीं लेकिन वो भी नहीं। तो यहां पर लिख देता हूं नाइदर। तो देखा आपने कितना इंटरेस्टिंग है। अच्छा नेक्स्ट, नॉट ओनली बट ऑल्सो। जब भी सेंटेंस में कुछ इस तरह का सेंस आता है, न केवल ये बल्कि वो भी, यही नहीं वो भी। एग्जाम्पल आपके सामने है, वो न केवल मैनेजर है बल्कि मेरा दोस्त भी है। तो न केवल ये बल्कि ये भी। अच्छा इसी बात को ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे मैंने कहा न केवल ये बल्कि वो भी को हम ये भी तो कह सकते हैं, यही नहीं वो भी, वो मैनेजर ही नहीं मेरा दोस्त भी है। तो दोनों सेंटेंस देखिए सेंस बिल्कुल सेम है, वो न केवल मैनेजर है बल्कि मेरा दोस्त भी है, या फिर वो मैनेजर ही नहीं मेरा दोस्त भी है। तो दोनों तरीके से हम हिंदी में भी सेंटेंस को बोलते हैं। इंग्लिश में कैसे बनेगा? वो है, ही इज नॉट ओनली द मैनेजर, न केवल मैनेजर बल्कि क्या, मेरा दोस्त भी, बट ऑल्सो माई फ्रेंड। तो बट ऑल्सो एक साथ और नॉट ओनली एक साथ, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेशन है, इस तरह से बनाया जाता है। वो न केवल अंग्रेजी बल्कि पंजाबी भी बोल सकता है, यानी वो अंग्रेजी नहीं पंजाबी भी बोल सकता है। इसके लिए कैसे बनाएंगे? वो बोल सकता है ही कैन स्पीक न केवल अंग्रेजी, नॉट ओनली इंग्लिश, बल्कि पंजाबी भी, बट ऑल्सो पंजाबी। लेस्ट, ये इंपॉर्टेंट कंजंक्शन है।
लेस्ट का जब भी कोई सेंटेंस हो तो लेस्ट के जो बाद वाला क्लॉज है, लेस्ट के साथ वाला, हमेशा उसमें जो वर्ब यूज होगी वो होगी शुड, ऑक्सिलरी वर्ब शुड। सेंस क्या आता है, कहीं ऐसा ना हो कि, या फिर ये ना हो कि, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, वहां मत जाओ, ये ना हो कि वो तुम्हें डांटे, यानी कि वहां मत जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें डांटे। वहां मत जाओ, डोंट गो देयर। ये ना हो कि, ये ना हो कि के लिए क्या, लेस्ट। लेस्ट और लेस्ट के साथ वाला जो क्लॉज है, इसके बाद वाला देखिए, वो तुम्हें डांटे, हमेशा शुड का यूज करना है। चाहिए नहीं लिखा है कहीं, लेकिन फिर भी करना है। सब्जेक्ट कौन है वो, ही शुड, डांटने को स्कॉल्ड, स्कॉल्ड तुम्हें यू। डोंट गो देयर लेस्ट ही शुड स्कॉल्ड यू। मैं मेहनत करूंगा कहीं ऐसा ना हो कि फेल हो जाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि, लेस्ट का यूज। मैं मेहनत करूंगा, आई विल वर्क हार्ड, कहीं ऐसा ना हो कि लेस्ट फेल हो जाऊं, मतलब कौन फेल हो जाएगा, मैं हो जाऊंगा, तो सब्जेक्ट हूं मैं, आई शुड फेल। सही पता लिखो, ऐसा ना हो कि कुरियर कहीं और चला जाए। सही पता लिखो, राइट द करेक्ट एड्रेस। ऐसा ना हो कि, लेस्ट कुरियर कहीं और चला जाए, सब्जेक्ट है कुरियर, द कुरियर शुड तो यूज करना ही करना है, शुड गो समवेयर एल्स, कहीं और को हम कहते हैं समवेयर एल्स। राइट द करेक्ट एड्रेस, लेस द कुरियर शुड गो समवेयर एल्स। अदरवाइज, ये कंजंक्शन है। अच्छा, अदरवाइज की जगह पे हम और एल्स का भी यूज कर सकते हैं सेंटेंसेस में, दोनों एक ही हैं। और मतलब क्या है दोनों का, नहीं तो या वरना, ऐसा ही हिंदी में हम लोग बोलते हैं। तो जब भी हमें नहीं तो या वरना कहना है, हम अदरवाइज या और एल्स का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी वरना मैं फेल हो जाऊंगा। मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, जब भी आपको किसी काम को करना पड़ेगा, तो मोडल वर्ब में मैंने आपको क्या बताया था, आई विल हैव टू। ये विल है ना, आई विल का कॉन्ट्रैक्शन आइल, आइल हैव टू वर्क हार्ड, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, वरना अदरवाइज मैं फेल हो जाऊंगा, आई विल फेल। आई हैव टू वर्क हार्ड और एल्स आई विल फेल। तो अदरवाइज या और एल्स दोनों में से किसी का भी यूज। सही पता लिखो, नहीं तो कुरियर कहीं और जा सकता है। नहीं तो कह लो चाहे वरना कह लो, वरना कुरियर कहीं और जा सकता है। राइट द करेक्ट एड्रेस, अदरवाइज द कुरियर कैन गो समवेयर एल्स। राइट द करेक्ट एड्रेस, अदरवाइज, यहां पर अदरवाइज की जगह और एल्स। और जा सकता है कि हम कैन भी कह सकते हैं और हम कुड भी कह सकते हैं, क्योंकि हम पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। और मैंने आपको मॉडल वर्ब्स में बताया था, पॉसिबिलिटी के लिए आप कैन, कुड, मे, माइट, चारों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। यहां पर मे भी कह सकते हो, द कुरियर मे गो समवेयर एल्स, द कुरियर माइट गो समवेयर एल्स। वहां मत जाओ, नहीं तो वो तुम्हें डांटेगा, वरना वो तुम्हें डांटेगा। डोंट गो देयर अदरवाइज ही विल स्कॉल्ड यू, डोंट गो देयर और एल्स ही विल स्कॉल्ड यू। तो बहुत ही सिंपल है। सो दैट, एक तो ये कंजंक्शन, और सो दैट की जगह पर हम सेंटेंस को सो एज टू के साथ भी बना सकते हैं। थोड़ा एडवांस लेवल का फॉर्मेशन है। और यूज कब करते हैं इनका, जब सेंटेंस में सेंस आता है ताकि का। कैसे, मैं मेहनत करूंगा ताकि मैं एग्जाम में पास हो सकूं, मैं मेहनत करूंगा, आई विल वर्क हार्ड, ये तो क्लियर है। ताकि के लिए सो दैट मैं एग्जाम में पास हो सकूं, सकूं के लिए कुड, आई कुड पास द एग्जाम। ठीक है। अब जब सकने की बात हो रही है, यानी एबिलिटी की बात हो रही है, तो आई विल वर्क हार्ड, मैं मेहनत करूंगा, किस चीज के लिए, सो एज टू, और टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और यहां पर सकने की बात हो रही है, तो बी एबल टू, ये बी एबल टू का यूज किया जाता है। अच्छा, अभी तो आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, तो 2-3 एग्जांपल्स हैं। जब प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे, तो प्रैक्टिस करते करते समझ में आ जाएगा कि अच्छा हाँ, इस तरह से यूज करना है। आई विल वर्क हार्ड सो एज टू बी एबल टू पास द एग्जाम। सही पता लिखो ताकि कुरियर कहीं और ना चला जाए। राइट द करेक्ट एड्रेस सो दैट, ताकि द कुरियर डजंट गो एनीवेयर एल्स, कुरियर ना चला जाए कहीं और सो एज टू के साथ अगर मुझे सेंटेंस को बनाना है, कैसे बनाऊंगा, राइट द करेक्ट एड्रेस सो एज टू लेट द कुरियर नॉट गो एनीवेयर एल्स। अब यहां पर थोड़ा सा ट्रिकी है,
यहां पर टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। कौन सी वर्ब, कौन सी क्रिया है? मैं कह रहा हूं कुरियर कहीं और ना चला जाए। अगर आपको ऐसा लग सकता है, आपको लगेगा कि गो का यूज तो नहीं करना है, राइट द करेक्ट एड्रेस सो एज टू गो। नहीं, जाने की बात नहीं हो रही। कुरियर ना चला जाए, कुरियर को ना जाने देने की बात हो रही है। नहीं जाने देना चाहिए। तो जब भी किसी काम को करने देना या नहीं करने देना की बात होती है तो लेट का यूज होता है। सो एज टू लेट द कुरियर नॉट, नहीं जाने देना ना, नहीं जाने देना। कहां? कहीं और। यह सब प्रैक्टिस से आएगा। राइट द करेक्ट एड्रेस सो एज टू लेट द कुरियर नॉट गो एनीवेयर एल्स। ये करो ताकि तुम भी कह सको कि तुमने कुछ किया है। ये करो, डू इट, सिंपल। ताकि, सो दैट तुम भी कह सको। यू कुड ऑल्सो से। ये तो आप मॉडल वर्ब कुड को जानते हैं तो बना सकते हैं कि दैट तुमने कुछ किया है, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, यू हैव डन समथिंग। लेकिन जब इस सेंटेंस को हम सो एज टू के साथ बनाते हैं, डू इट सो एज टू बी एबल टू। अच्छा, अब बी एबल टू क्यों लग गया? क्योंकि फिर से एक बार, ताकि तुम कह सको, तुम्हारी एबिलिटी की बात हो रही है। यू मस्ट बी एबल टू से, यू मस्ट बी एबल टू से। तो डू इट सो एज टू बी एबल टू से, टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, इसलिए बी का यूज किया जा रहा है। डू इट सो एज टू बी एबल टू से, बिल्कुल इसी तरह से, दैट यू हैव डन समथिंग। जब भी किसी सेंटेंस में किसी शर्त की बात होती है, जैसे बशर्ते, या शर्त यह है कि, या फिर पर तब जब, तब आपको क्या यूज करना होता है? कौन से कंजंक्शंस? प्रोवाइडेड, बट ओनली व्हेन, या बट ओनली इफ। अब सेंटेंसेस देखिए तब समझ में आएगा। मैं तुमसे मिलूंगा बशर्ते तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे रवि के बारे में नहीं पूछोगे। बशर्ते तुम मुझसे वादा करो। बशर्ते का क्या मतलब है? शर्त यह है कि तुम मुझसे वादा करो, या फिर पर तब जब तुम मुझसे वादा करो। तो पर तब जब, या शर्त यह है कि, या बशर्ते, कुछ भी कह सकते हैं। कैसे बनेगा सेंटेंस? मैं तुमसे मिलूंगा, आई विल मीट यू। बशर्ते, बशर्ते के लिए प्रोवाइडेड, या बट ओनली व्हेन, या फिर बट ओनली इफ तुम मुझसे वादा करो, यू प्रॉमिस मी कि दैट तुम मुझे रवि के बारे में नहीं पूछोगे, यू विल नॉट आस्क मी अबाउट रवि। आगे की चीजें सिंपल हैं, पीछे भी सिंपल है। ये है इंपॉर्टेंट। वो आएगा, पर शर्त यह है कि अमित नहीं आएगा। पर शर्त यह है कि जगह मैं कह सकता हूं बशर्ते अमित नहीं आएगा, या पर तब जब अमित नहीं आएगा। ही विल कम, वो आएगा, पर शर्त यह है कि प्रोवाइडेड अमित नहीं आएगा। अब यहां पर अमित नहीं आएगा कि आपके मन में आएगा अमित विल नॉट कम, क्योंकि फ्यूचर का लग रहा है। लेकिन यहां पर एक रूल लिखा है। क्या है वो रूल? द क्लॉज विद प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड के साथ वाला जो क्लॉज है, ये वाला, यानी ये वाला, द क्लॉज विद प्रोवाइडेड मस्ट बी, होना चाहिए, इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होना चाहिए, इवन इफ, भले ही, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है तो देखिए चीजें हो रही हैं क्लियर। भले ही द क्लॉज अपीयर्स टू बी इन द फ्यूचर, भले ही क्लॉज फ्यूचर में लगे, फ्यूचर में लगेगा, लेकिन फिर भी बनाना कैसे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अमित एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, डज नॉट का यूज किया। अमित डजंट कम, ही विल कम प्रोवाइडेड अमित डजंट कम। यहां पर प्रोवाइडेड की जगह मैं कह सकता हूं बट ओनली व्हेन अमित डजंट कम, या फिर बट ओनली इफ अमित डजंट कम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं किताब वापस कर दूंगा, आई विल रिटर्न द बुक। ये तो फ्यूचर में ही है ना, ये तो सिंपल है। पर तब जब, इसके बाद के क्लॉज की बात हुई थी यहां पर, ये हमेशा ध्यान रखना। पर तब जब प्रोवाइडेड आप मुझ पर पेनल्टी ना लगाओ, यानी कि आप मुझ पर पेनल्टी इंपोज ना करो, यू डोंट इंपोज अ पेनल्टी ऑन मी। नेक्स्ट, अब यहां पर जो WH फैमिली के मेंबर हैं, व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ, विच, व्हेन, इनके कंजंक्शन मॉडल्स को भी देखिए। दैट्स व्हाट, इसका यूज कब किया जाता है? यही तो, वही तो, यही बात तो, या वही बात तो।
किसी मुद्दे या निर्जीव की बात हो रही है। निर्जीव मतलब जिसमें जान नहीं है, कोई चीज। टॉकिंग अबाउट एन इशू, या तो किसी इशू की बात हो रही है, किसी इंसिडेंट की बात हो रही है, या किसी नॉन लिविंग की बात हो रही है। देखिए, यही बात तो मैं कह रहा था, यही बात तो, दैट्स व्हाट मैं कह रहा था, आई वाज सेइंग। यही तो मेरे पास नहीं है, दैट्स व्हाट आई डोंट हैव। वही बात तो मुझे कंफ्यूज कर रही है, वही बात तो, दैट्स व्हाट इज कंफ्यूजिंग मी। वही बात तो मुझे कंफ्यूज कर रही है। यहां पर अगर आप देखें इस सेंटेंस में कंफ्यूज कौन कर रहा है? वही बात तो ये मेरा सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट है, दैट्स व्हाट है इज कंफ्यूजिंग मी, कंफ्यूज कर रहा मुझको। मैं तो यहां पर ऑब्जेक्ट हूं। यही तो तुम उसे समझा रहे थे, यही तो, दैट्स व्हाट तुम उसे समझा रहे थे। यहां सब्जेक्ट हो आप, यू वर, तुम थे, मेकिंग अंडरस्टैंड, समझा रहे। समझाने को क्या कहते हैं? मेक अंडरस्टैंड। समझने को अंडरस्टैंड और समझाने को मेक अंडरस्टैंड। कॉजेटिव फॉर्मेशन है, कॉजेटिव वर्ब में पढ़ेंगे। यही तो मैं ढूंढ रहा था, दैट्स व्हाट आई वॉज लुकिंग फॉर। यही किताब तो मैं ढूंढ रहा था। जब कहते हैं आप यही तो मैं ढूंढ रहा था, किसी चीज की बात कर रहे हैं आप, है ना, किसी चीज की, नॉन लिविंग की। यही तो मैं ढूंढ रहा था, दैट्स व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। लेकिन जब आप उस चीज का नाम ले लें, यही किताब तो मैं ढूंढ रहा था, तो वहां पर व्हाट की जगह क्या आ गया? द बुक। दैट्स द बुक आई वाज लुकिंग फॉर। वही तो मैंने वहां देखा, दैट्स व्हाट आई सॉ देयर। मैंने वहां देखा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। वही पेन तो मैंने वहां देखा। अब यहां पर वही तो की जगह मैंने कह दिया वही पेन, दैट्स द पेन आई सॉ देयर। तो है ना, बहुत सिंपल, यही तो, वही तो, यही बात तो, वही बात तो। और आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको एक बात और बता दूं, जहां जहां पे आ रहा है यही, 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 इन सभी जगहों पर आप दैट्स व्हाट की जगह पर दिस इज व्हाट भी कह सकते हैं। दिस इज व्हाट, यही बात तो मैं कह रहा था, दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग। यही तो मेरे पास नहीं है, दिस इज व्हाट आई डोंट हैव। यही तो तुमसे समझा रहे थे, दिस इज व्हाट यू आर मेकिंग हिम अंडरस्टैंड। यही तो मैं ढूंढ रहा था, दिस इज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। यही किताब तो मैं ढूंढ रहा था, दिस इज द बुक आई वाज लुकिंग फॉर। ये आपकी नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया। लेकिन अगर यही तो, वही तो, यही बात तो, वही बात तो कहीं पे भी आ रहा है, आप बेझिझक दैट्स व्हाट का यूज कर सकते हैं। ये मत सोचिए कि दैट मतलब तो वही या वो होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। इसी तरह से इंग्लिश बोली जाती है। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। यहां पर है दैट्स हुम। अब वहां पर था दैट्स व्हाट, यहां पर भी लिखा है यही तो, वही तो, इसी को, उसी को। किसी सजीव की बात हो रही है, वहां पर किसी निर्जीव की बात हो रही थी। यहां पर टॉकिंग अबाउट अ लिविंग बीइंग, जैसे किसी इंसान की बात हो रही हो। ठीक है, मैंने उसी को डांटा था, तो जिसको मैंने डांटा वो कौन है? इंसान है ना वो। मैंने डांटा था, आई हैड स्कॉल्डेड उसी को, दैट्स होम। हम सब मदद के लिए उसी को बुला रहे थे, उसी को, दैट्स होम वी ऑल वर कॉलिंग फॉर हेल्प। उसी को मैंने ये काम दिया था, दैट्स होम, उसी को। कोई लड़का था, कोई लड़की थी, चाहे जो भी था, पर कोई लिविंग बीइंग था। दैट्स होम मैंने ये काम दिया था, आई हैड गिवन दिस टास्क। वही तो मैंने वहां देखा, वही तो मैंने वहां देखा। अच्छा, पिछली वाली स्लाइड में भी ऐसा ही था, लेकिन वही तो यहां पर जिस वही तो की बात हो रही है वो कोई चीज नहीं है, कोई किताब नहीं है, कोई लड़का है, कोई लड़की है, कोई इंसान है, वो कोई लिविंग बीइंग है, या कोई जैसे कुत्ता है, बिल्ली है ना, कोई भी लिविंग बीइंग। तो वही तो मैंने वहां देखा, दैट्स होम आई सॉ देयर। और जब मैं कह देता हूं वही लड़का तो मैंने वहां देखा, अब ये लड़का हो गया, दैट्स द बॉय आई सॉ देयर। उसी की बात मैं कर रहा था, उसी की किसकी? किसी इंसान की, दैट्स होम आई वाज टॉकिंग अबाउट। अब मैंने कह दिया उसी लड़के की बात मैं कर रहा था, दैट्स द बॉय आई वॉज टॉकिंग अबाउट। हो गया सिंपल। यहां पर आपके सामने दैट्स वेयर, यही तो, वही तो,
इसी जगह तो या उसी जगह तो किसी जगह की बात होती है तभी तो हम वेयर का यूज करते हैं। वेयर मतलब कहाँ या जहां। मैं वहीं तो जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। वहीं तो दैट्स वेयर आई एम गोइंग। वो उसी जगह तो खड़ा था, दैट्स वेयर उसी जगह तो वो खड़ा था, ही वॉज स्टैंडिंग। हम यहीं तो मिले थे उस दिन, यहीं तो दैट्स वेयर हम मिले थे, वी हैड मेट उस दिन, दैट डे। आपने यहीं तो मेरे साथ मोमोज खाए थे, दैट्स वेयर यहीं तो यू हैड ईटन मोमोज विद मी। अच्छा, एक चीज आपको मैंने पहले भी बताई है, खाने के लिए पीने के लिए आप हैव वर्ब का भी यूज करते हैं। हैव का यूज एज अ मेन वर्ब भी होता है, तो उसकी थर्ड फॉर्म जैसे ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, हैव की थर्ड फॉर्म हैड। तो सेंटेंस को ऐसे ही बोल सकते हैं, दैट्स वेयर वी हैड हैड मोमोज विद मी, यू हैड मोमोज विद मी। तो इस तरह का सेंटेंस आपने अक्सर न्यूज़पेपर में देखा होगा, हैड। यही कॉन्सेप्ट होता है। अच्छा, अब नेक्स्ट है दैट्स वाई। ये तो हम ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं, इसीलिए या तभी तो। तभी तो मैं तुम्हें बता रहा हूं, यानी इसीलिए तो मैं तुम्हें बता रहा हूं। दैट्स वाई आई एम इन्फॉर्मिंग यू। मैं बीमार था इसीलिए मैं नहीं आया। आई वॉज अनवेल दैट्स वाई आई डिडंट कम। वो घर पर था इसीलिए मैंने कॉल किया। ही वॉज एट होम दैट्स वाई आई कॉल्ड। उसने ढंग से नहीं पढ़ा इसीलिए वो फेल हो गया। ही डिडंट स्टडी वेल दैट्स वाई ही फेल्ड। अब हम आ गए हैं दैट्स हाउ पे। दैट्स हाउ का यूज कब करते हैं? इसी तरह तो या इसी तरह से, जब किसी काम को करने के तरीके की बात होती है। मैंने ऐसे ही तो क्रिकेट खेलना सीखा, यानी मैंने इसी तरह तो क्रिकेट खेलना सीखा, या मैंने इसी तरह से इसी तरीके से क्रिकेट खेलना सीखा, तो किसी तरीके की बात होती है। दैट्स हाउ इसी तरह से या ऐसे ही आई लर्न टू प्ले क्रिकेट। मैंने क्रिकेट खेलना सीखा। मेरे पापा इसी तरह कंप्यूटर सीखे, इसी तरह यानी इसी तरीके से। दैट्स हाउ माई फादर लर्नड कंप्यूटर। उसने इसी तरह मुझसे बात की, वरना मैं उससे क्यों लड़ता। इसी तरह यानी इस तरीके से, उसने इस तरीके से मुझसे बात की, मतलब खराब तरीके से बात की, वरना मैं उससे क्यों लड़ता। दैट्स हाउ इसी तरीके से या इस तरह से ही टॉक टू मी। उसने मुझसे बात की, अदरवाइज वरना, अदरवाइज के लिए और एल्स भी मैं आपको सिखा चुका हूं। मैं उससे क्यों लड़ता, वाई वुड आई फाइट हिम। यहां पर विद नहीं आएगा, वाई वुड आई फाइट हिम। और ये चौंकने वाली बात है, एक एक्सप्रेशन है, कोई क्वेश्चन नहीं है कि मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मैं उससे क्यों लड़ता, बताइए। एक एक्सप्रेशन है, इसलिए एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज किया गया है। और लड़ता तातेती के लिए वुड का यूज ऑलरेडी मॉडल वर्ब में हम सीख चुके हैं। अब आ जाते हैं दैट्स व्हेन। व्हेन जैसे कहा तो कब या जब, टाइम की बात होती है। तभी या उसी समय, किसी एक पर्टिकुलर समय पे। उसी समय मैंने भी नौकरी ज्वाइन की। मान लो किसी ने आपसे कहा कि 2006 में मैं दिल्ली में था, और तब आप कहते हैं उसी समय मैंने भी नौकरी ज्वाइन की। उसी समय यानी तभी मैंने भी नौकरी ज्वाइन की। दैट्स व्हेन आई ऑल्सो ज्वाइन द जॉब। और भी के लिए आप जानते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो ऑल्सो की जगह पे यहां पर मैं टू का भी यूज कर सकता हूं, एज वेल का भी यूज कर सकता हूं। चूंकि आप ऑलरेडी सीख चुके हैं तो चीजों को रिलेट करना आसान है। अच्छा, जैसे मैंने कहा उसी समय मैंने भी नौकरी ज्वाइन की, दैट्स व्हेन आई ऑल्सो ज्वाइन द जॉब। लेकिन यहां पर मैंने कह दिया उसी समय की जगह उसी साल, तो जब साल कह दिया तो दैट्स व्हेन की जगह क्या आ गया, दैट्स द ईयर। दैट्स द ईयर आई ऑल्सो ज्वाइन द जॉब। जब पापा आए तभी मेरा दोस्त भी पहुंच गया। तभी मतलब उसी वक्त या उसी समय मेरा दोस्त भी पहुंच गया, तो उसी समय के लिए दैट्स व्हेन। व्हेन पापा केम, तभी दैट्स व्हेन मेरा दोस्त भी पहुंच गया। माई फ्रेंड ऑल्सो रीच्ड या रीच्ड टू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कंजंक्शन है वाइल। वाइल का यूज कब किया जाता है? जब आपको बताना हो किसी काम को करते हुए दूसरा काम करने के बारे में, जैसे खेलते हुए पढ़ना, लिखते हुए बात करना, और जिस भी काम को करते हुए उसके साथ आईएनजी लगाते हुए बताना है। कैसे? मैं चलते हुए पढ़ रहा हूं। एक्चुअल में मैं क्या कर रहा हूं, देखिए मैं पढ़ रहा हूं, इसको तो मैं सिंपली कहूंगा आई एम स्टडिंग। चलते हुए, चलना भी एक काम है, उस काम के साथ आईएनजी लगा के वाइल के साथ, चलते हुए, वाइल वॉकिंग। तो दो एक्शंस एक साथ कर रहे हैं जब, तब वाइल का यूज किया जाता है।
और जो दूसरा एक्शन है उसके साथ भी आईएनजी का यूज किया जाएगा। वो मुझसे बात करते हुए तुम्हें देख रहा था, वो तुम्हें देख रहा था। ही वॉज लुकिंग एट यू। क्या करते हुए? किसी काम को करते हुए, तो एक काम करते हुए दूसरा काम को करना। वाइल तुम्हें देख रहा था मुझसे बात करते हुए। वाइल बात करने को टॉक के साथ आईएनजी, टॉकिंग टू मी। ही वॉज लुकिंग एट यू वाइल टॉकिंग टू मी। क्या रवि पढ़ते हुए खाता है? क्या रवि खाता है? डज रवि ईट? पढ़ते हुए, वाइल स्टडिंग। हम खेलते हुए लड़ रहे थे, हम लड़ रहे थे, वी वर फाइटिंग। खेलते हुए, वाइल प्लेइंग। अच्छा, अब जिस तरह से वाइल का यूज हमने किया, वाइल का एक और मतलब है और वो है जबकि। और जबकि जब भी सेंटेंस में आए उसके लिए वेयर एज का भी यूज कर सकते हैं। तो वेयर एज और वाइल दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मेरे पास 10 रुपए हैं जबकि तुम्हारे पास 50। आई हैव 10 रुपीज वेयर एज यू हैव 50। तो वेयर एज का यूज कर लिया जबकि के लिए, या फिर वाइल का यूज भी कर सकते हैं। आई हैव 10 रुपीज वाइल यू हैव 50। जब रवि की शादी हुई, व्हेन रवि गॉट मैरिड, वो 25 साल का था जबकि उसकी पत्नी 19 की। ही वॉज 25 जबकि वेयर एज हिज वाइफ वॉज 19। हम चाहे तो ऐसे भी बोल सकते हैं 25 ईयर्स ओल्ड, 19 ईयर्स ओल्ड, बट ये अंडरस्टूड है, इस तरह से बोला जाता है तो इस तरह से ही लिख दिया। When Ravi got married, he was 25 while his wife was 19. तो whereas while दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं जबकि के सेंस में। अगले कंजंक्शन है still और even now। आपने still का यूज पहले भी देखा ना, फिर भी के सेंस के लिए। यहां पर जो सेंस आएगा वो है अभी भी या आज भी। मैं अभी भी पढ़ रहा हूं, आई एम स्टिल स्टडिंग। और स्टिल की जगह पे इवन नाउ का भी यूज किया जा सकता है। आई एम स्टडिंग इवन नाउ, या फिर इवन नाउ आई एम स्टडिंग। अब आप देख रहे हैं स्टिल का यूज हेल्पिंग वर्ब के बाद हो रहा है और मेन वर्ब से पहले। यहां पर आप देख रहे हैं इवन नाउ का यूज सेंटेंस के एंड में हो रहा है, यहां पर सेंटेंस की शुरुआत में। और यही बात इस रूल में लिखी है, स्टिल इज यूज्ड आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब एंड जस्ट बिफोर द मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद, मेन वर्ब से पहले। वेयर एज जबकि, ये जबकि के लिए भी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा, इवन नाउ इज यूज्ड आइदर एट द बिगिनिंग, या तो, अभी देखिए आपने आइदर और भी पढ़ा था, या तो शुरुआत में होता है इवन नाउ का यूज, और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, और या फिर सेंटेंस के एंड में। ठीक हो गया। एक चीज और लिखिए, इस पे अभी आते हैं, उससे पहले देखिए दूसरा सेंटेंस, वो आज भी मुझसे मिलता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, ताते ती के साथ है हूं। वो मुझसे मिलता है, ही मीट्स मी। लेकिन जब मुझे कहना है वो आज भी मुझसे मिलता है, यानी वो अभी भी मुझसे मिलता है, ऐसे में यूज करना है स्टिल। और कहां पर यूज कर रहे हैं? मेन वर्ब से तुरंत पहले। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहां पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आपको ध्यान देना है कि मेन वर्ब से तो पहले ही होना चाहिए। ठीक है। ही मीट्स मी इवन नाउ, या तो सेंटेंस के एंड में या सेंटेंस की शुरुआत में। इवन नाउ ही मीट्स मी। क्या तुम्हारा भाई अभी भी खेलता है? यह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। डज योर ब्रदर स्टिल प्ले? मेन वर्ब से तुरंत पहले। अब आप सोचेंगे सर इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डज, इसके तुरंत बाद क्यों नहीं आया? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में शुरुआत में आ गई, सब्जेक्ट से तुरंत पहले होनी जरूरी है, इसलिए यहां पर स्टिल के आने का कोई स्कोप नहीं है। स्टिल का यूज ऐसे केस में मेन वर्ब से तुरंत पहले करना जरूरी है। या फिर डज योर ब्रदर प्ले इवन नाउ, यहां पर इवन नाउ का यूज सेंटेंस के एंड में। सेंटेंस की शुरुआत में हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत WH फैमिली मेंबर से होती है, जो कि यहां पर नहीं है। उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का होना जरूरी है। ऐसे में हम सेंटेंस की शुरुआत में इवन नाउ का यूज कैसे करें? हम तो कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है। तो ये सब थोड़ा थोड़ा चीजें एक्सपीरियंस से आ रही हैं। ये जो दूसरा पॉइंट है, इवन नाउ इज जनरली यूज्ड टू एक्सप्रेस सरप्राइज और एम्फेसिस।
जनरली मतलब अक्सर इवन नाउ का यूज क्यों किया जाता है? क्या एक्सप्रेस करने के लिए, क्या व्यक्त करने के लिए, सरप्राइज को व्यक्त करने के लिए, या फिर एम्फेसिस को व्यक्त करने के लिए, यानी थोड़ा जोर देने के लिए। जब मैं कहता हूं कि मैं अभी भी पढ़ रहा हूं, आई एम स्टिल स्टडिंग, तो ये बड़ा ही नॉर्मल सा एक्सप्रेशन है। लेकिन जब मैं कहता हूं आई एम स्टडिंग इवन नाउ, तो यहां पर थोड़ा सा एक्सप्रेशन देने की बात होती है, थोड़ा या तो सरप्राइज देना किसी को कि देखो अभी तक पढ़ रहा हूं, या फिर जोर देने के लिए आई एम स्टडिंग इवन नाउ, अभी तक पढ़ रहा हूं। तो थोड़ा जोर देने के लिए हम इवन नाउ का यूज करते हैं। हालांकि आप स्टिल या इवन नाउ दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, अभी भी आज भी के सेंस में, सेंटेंसेस में। ठीक है, नेक्स्ट, वेदर बहुत ही इंटरेस्टिंग कंजंक्शन है। इसके दो सेंस होते हैं, एक है चाहे या, जिसके लिए हम वेदर और का यूज करते हैं, या फिर कि या, जिसके लिए हम वेदर और का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। चाहे वो आए या ना आए मैं तो जाऊंगा। चाहे या, चाहे वो आए या ना आए मैं तो जाऊंगा। वेदर ही कम्स और नॉट मैं तो जाऊंगा, आई विल गो। चाहे उसने किया या किसी और ने किया, कुल मिलाकर काम हो गया। चाहे उसने किया या किसी और ने किया, चाहे या आ गया। वेदर ही डिड इट, या तो उसने किया ये, या और किसी और ने किया, समवन एल्स डिड इट, कुल मिलाकर काम हो गया। अल्टीमेटली द वर्क इज डन, कुल मिलाकर काम हो गया। चाहे पंकज खेले या ना खेले तुम्हें खेलना चाहिए। चाहे या, वेदर और, वेदर पंकज प्लेज और नॉट यू शुड प्ले। है ना सिंपल? चाहे या के लिए वेदर और, कि या के लिए वेदर और। देखिए, मैं कह नहीं सकता कि वो खेलेगा या नहीं, मैं कह नहीं सकता कि या, मैं कह नहीं सकता कि वो खेलेगा या नहीं। आई कांट से, मैं कह नहीं सकता वेदर कि ही विल प्ले और नॉट। तो वेदर और का कॉम्बिनेशन। मुझे नहीं पता कि वो वहां जाता है या कहीं और, हमें नहीं पता, वी हैव नो आइडिया। या फिर मैं कह सकता हूं वी डोंट नो, कि वेदर वो वहां जाता है, ही गोज देयर, या और कहीं और, समवेयर एल्स। वो नहीं जानता था कि लोग आएंगे भी या नहीं। वो नहीं जानता था, ही डिडंट नो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, कि वेदर लोग आएंगे। अब आप सोचेंगे लोग आएंगे के लिए कहना चाहिए पीपल विल कम, या नहीं के लिए और नॉट, ठीक है। लेकिन यहां पर मैंने विल का यूज क्यों नहीं किया? ये बात मैंने आपको तब बताई थी जब मैंने आपको वुड के लेसन में मोडल वर्ब वुड को समझाया था। क्योंकि इस सेंटेंस का जो मेन क्लॉज है वो नहीं जानता था, मेन क्लॉज वो नहीं जानता था। ये बीते कल की बात है, तो बीते कल में जब भविष्य के बारे में बताया गया हो, ऐसे में विल नहीं क्या यूज करते हैं, वुड। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इन कंजंक्शंस में कंफ्यूजन होता है। हार्डली उसके साथ व्हेन का यूज, नो सूनर हैड के साथ देन का यूज। और सेंटेंस में इन्हें यूज कब किया जाता है? जब सेंटेंस में सेंस होता है ही था, कोई काम किसी काम से जस्ट पहले हुआ ही था, इस तरह का सेंस। मैं पहुंचा ही था कि वो दोनों आ गए, यानी मैं पहुंच तो गया था, उसके बाद ही आए वो दोनों, लेकिन मैं पहुंचा ही था कि तुरंत आ गए। तो मैं पहुंचा ही था कि वो दोनों आ गए। किस तरह से सेंटेंस को बनाते हैं? आई हैड हार्डली रीच्ड व्हेन, हार्डली के साथ हमेशा व्हेन का कॉम्बिनेशन। आई हैड हार्डली रीच्ड व्हेन दे बोथ केम। और अगर इसी सेंटेंस को नो सूनर हैड के साथ, नो सूनर हैड आई रीच्ड देन दे बोथ केम। नो सूनर के साथ देन का कॉम्बिनेशन। ये दो तरीके हो सकते हैं। अब एक चीज और है कि देखिए, जब हम कहते हैं मैं पहुंचा ही था कि वो दोनों आ गए, तो इसका मतलब कुछ ऐसे ही है ना कि मैं पहुंचा ही था, जैसे ही मैं पहुंचा वो दोनों आ गए। तो जैसे ही के लिए मैंने आपको बताया था एज सून एज या द मोमेंट का आप यूज कर सकते हैं। तो आइडियली जब कॉन्वर्सेशंस में हम यूज करते हैं तो ज्यादातर एज सून एज या द मोमेंट का यूज कर लेते हैं, बजाय हार्डली या नो सूनर हैड कहने के। एज सून एज आई रीच्ड दे बोथ केम, जैसे ही मैं पहुंचा वो दोनों आ गए। द मोमेंट आई रीच्ड दे बोथ केम। तो सेंस लगभग एक जैसा ही है। ये वाला सेंटेंस देखिए,
हम स्टेशन पहुंचे ही थे कि ट्रेन चल दी। ही थे, ये आ गया ना, ही था। वी हैड हार्डली रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। हार्डली के साथ व्हेन। नो सूनर हैड वी रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। नो सूनर हैड के साथ देन का कॉम्बिनेशन। और जैसा मैंने आपको बताया, हम स्टेशन पहुंचे थे कि ट्रेन चल दी, यानी जैसे ही हम स्टेशन पहुंचे ट्रेन चल दी तुरंत। As soon as we reached the station, the train left. Yet the moment we reached the station, the train left. तो आपको नॉलेज होना चाहिए, बाकी ठीक है, आपकी चॉइस है, आप इस तरह से बोलना चाहें, इस तरह से या इस तरह से। ये भी बड़े इंटरेस्टिंग कंजंक्शन है। जब भी किसी सेंटेंस में आपको कहना है अभी तक या आज तक, ऐसे में आपके सामने कई विकल्प हैं। as yet, yet, till now, by now, so far। फर्क ये है, इसे इधर लिखा गया है, उसे उधर लिखा गया है। क्यों? क्योंकि as yet और yet का यूज अभी तक या आज तक के सेंस के लिए केवल और केवल नेगेटिव सेंटेंस में होता है, जबकि till now, by now, so far का यूज नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के सेंटेंसेस में किया जा सकता है। एग्जाम्पल देखिए, मैंने अभी तक उसे नहीं देखा है। अभी तक आ गया, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, नेगेटिव में ये भी यूज कर सकते हैं, वो भी यूज कर सकते हैं। आई हैव नॉट सीन हिम येट। आई हैव नॉट सीन हिम एज येट। आई हैव नॉट सीन हिम टिल नाउ। आई हैव नॉट सीन हिम बाय नाउ। आई हैव नॉट सीन हिम सो फार। तो कुल मिलाकर हमने पांचों का यूज कर लिया। उसने अभी तक होमवर्क पूरा नहीं किया, नेगेटिव है सेंटेंस। उसने अभी तक होमवर्क पूरा नहीं किया, यानी पूरा नहीं किया है, तो प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस ही है। He hasn't finished the homework yet. He hasn't finished the homework as yet. He hasn't finished the homework till now. He hasn't finished the homework by now. He hasn't finished the homework so far. तो इन दोनों ही सेंटेंसेस में आपने देखा नेगेटिव सेंटेंस है, आपने किसी का भी यूज कर लिया। अब इस सेंटेंस को देखिए, अब तक का स्कोर क्या है। अब ये सेंटेंस नेगेटिव तो नहीं है ना, नेगेटिव नहीं है, इसलिए हम एस येट या येट का यूज यहां पर नहीं करते हैं। अब तक का स्कोर क्या है? वॉट्स द स्कोर सो फार, वॉट्स द स्कोर बाय नाउ, वॉट्स द स्कोर टिल नाउ। उन तीनों में से किसी का यूज कर लिया। अभी तक आपके पास क्या क्या है, क्या क्या के लिए एक वीडियो में WH फैमिली मेंबर मैंने आपको बताया था व्हाट ऑल डू यू हैव। आपके पास क्या क्या है अभी तक, सो फार, बाय नाउ या टिल नाउ। यहां पर भी आपने एज येट का यूज नहीं किया क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव नहीं है। आपके सामने कंजंक्शन है अनटिल, अनलेस। जब भी सेंटेंस में आए जब तक नहीं, ऐसे में आप अनटिल या अनलेस का यूज कर सकते हैं, और या फिर केवल जब तक के लिए, नहीं के लिए तो नॉट लगा देंगे, जब तक के लिए टिल या टिल द टाइम का यूज कर सकते हैं। और यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी सेंटेंसेस की मैं बात कर रहा हूं वो सेंटेंसेस होंगे नेगेटिव। ये इंपॉर्टेंट है समझना, नेगेटिव की बात कर रहा हूं मैं। जब तक मैं नहीं आता उसे कॉल मत करना, जब तक, और नहीं भी आ गया तो बेस्ट विकल्प है कि जब तक नहीं के लिए मैं अनटिल या अनलेस का यूज कर लूं। अनटिल, जब तक नहीं, मैं आता, आई कम, उसे कॉल मत करना, डोंट कॉल हिम, एक तरीका ये। अनलेस का यूज कर सकता हूं अनटिल की जगह पे, अनलेस आई कम डोंट कॉल हिम। और अगर मैं टिल का यूज करूंगा तो टिल का यूज केवल जब तक के लिए करूंगा, नेगेटिव नॉट के लिए तो नहीं करूंगा। तो जब तक के लिए मैंने कहा टिल, मैं नहीं आता, आई डोंट कम, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसे कॉल मत करना, डोंट कॉल हिम, इंपेरेटिव सेंटेंस। टिल की जगह पे टिल द टाइम भी कह सकता हूं, टिल द टाइम आई डोंट कम डोंट कॉल हिम। अब ये सेंटेंस देखिए, जब तक उसने नहीं पूछा, जब तक नहीं आ गया, तो सबसे बेस्ट चॉइस है अनटिल। अनटिल उसने पूछा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही आस्क्ड, हम चुप रहे, वी केप्ट क्वाइट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये सेंटेंस भी। अनटिल की जगह अनलेस, अनलेस ही आस्क्ड वी केप्ट क्वाइट। और अगर टिल का यूज करना है तो टिल जब तक उसने नहीं पूछा, इस पूरे को बनाएंगे हम, नेगेटिव सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, ही डिड नॉट आस्क, टिल ही डिडंट आस्क वी केप्ट क्वाइट। और टिल की जगह पे टिल द टाइम ही डिडंट आस्क वी केप्ट क्वाइट। अब ये सेंटेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग है।
क्यों है इंटरेस्टिंग, देखते हैं। हम नहीं खाएंगे जब तक वो नहीं आएगा। जब तक नहीं आ गया, अनटिल या अनलेस में से किसी एक का यूज करूंगा। हम नहीं खाएंगे, ये तो सिंपल है, वी विल नॉट ईट, ठीक है। जब तक नहीं के लिए अनटिल। वो आएगा, अब इसके लिए वो आएगा को तो हम कहते हैं ही विल कम, लेकिन यहां पर कहा ही कम्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्यों बनाया? क्योंकि एक रूल है, इसे हिंदी में लिखा है ताकि आप ढंग से याद रखें, समझें। जब तक वाला क्लॉज में, जब तक वाला ये जो क्लॉज है, भले ही फ्यूचर टेंस में हो, जब तक वाला क्लॉज भले ही फ्यूचर टेंस में हो, फिर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार ही बनाया जाता है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार। तो इसीलिए यहां पर कहा ही कम्स। और अनलेस के साथ भी देखिए, ही विल नॉट ईट अनलेस ही कम्स, ठीक है। वी विल नॉट ईट, हम नहीं खाएंगे, टिल। अब टिल का यूज अगर मुझे करना है, जब तक के लिए टिल कह दिया, वो नहीं आएगा, फ्यूचर में ही है, बनाना तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह। ही डजंट कम, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, ही डजंट कम। वी विल नॉट ईट टिल द टाइम ही डजंट कम। तो आप समझे इस रूल को। अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ और सेंटेंसेस लेते हैं। इस सेंटेंस में भी देखिए वही रूल लगेगा। जब तक आप हां नहीं कहेंगे कोई नहीं हिलेगा। जब तक नहीं आ गया, ठीक है, अनटिल। आप नहीं कहें, आप हां कहेंगे, यू से यस। अब यहां पर आप हां कहेंगे, गागी की आ रहा है तो मन में तो ये आएगा यू विल से यस, लेकिन विल नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि ये रूल है। अनटिल यू से यस कोई नहीं हिलेगा, नोबडी विल मूव। अनलेस यू से यस नोबडी विल मूव। और अगर मैं टिल का यूज कर लूं, टिल, तो टिल जब तक के लिए तो टिल आ गया। आप हां नहीं कहेंगे, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, बनाना तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह है। यू डोंट से यस नोबडी विल मूव, और टिल द टाइम यू डोंट से यस नोबडी विल मूव। नेक्स्ट सेंटेंस, जब तक अमित मुझे अनुमति नहीं देगा मैं चुप रहूंगा। अब यहां पर भी जब तक वाला जो क्लॉज है, जब तक अमित मुझे अनुमति नहीं देगा, गागेगी आ रहा है, फ्यूचर में लग रहा है, लेकिन बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह। जब तक नहीं के लिए अनटिल अमित अलाउज मी, क्योंकि अमित एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, अलाउ के साथ एस लग गया। अमित अलाउज मी, मैं चुप रहूंगा, ये तो दूसरा क्लॉज है, ये तो एज इट इज बनेगा जैसे बनता है, आई विल कीप क्वाइट। अनटिल की जगह अनलेस, अनलेस अमित अलाउज मी आई विल कीप क्वाइट। और अगर टिल के साथ बनाना है तो जब तक के लिए टिल कह दिया, अमित मुझे अनुमति नहीं देगा, ये नेगेटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव कैसे बनता है? अमित डजंट अलाउ मी, डजंट मतलब डज नॉट, आई विल कीप क्वाइट। और टिल की जगह टिल द टाइम, अमित डजंट अलाउ मी आई विल कीप क्वाइट। आपने ये नोटिस किया होगा जितने भी सेंटेंस मैंने लिए ये सब क्या थे? नेगेटिव। अब आगे मूव करते हैं। अच्छा, यहां पर देखिए मैंने क्या लिख दिया? पॉजिटिव। पहले मैंने क्या बात करी कि जो नेगेटिव सेंटेंस है उनमें आप अनटिल, अनलेस या टिल द टाइम का यूज कर रहे हैं। यहां पर पॉजिटिव सेंटेंस में बाय द टाइम का आप यूज करते हैं जब तक के सेंस के लिए, और एज लॉन्ग एज, वाइल, टिल द टाइम, इनका भी यूज करते हैं जब तक के सेंस के लिए। लेकिन दोनों को मैंने एक साथ क्यों नहीं लिखा है, बीच में एंड लिख दिया? इसके पीछे एक कारण है जो कि आप एग्जाम्पल से समझेंगे। आप इस सेंटेंस को देखिए, जब तक वो आया मैं जा चुका था, है तो पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है, लेकिन जब तक वो आया मैं जा चुका था, मतलब ये एक्शन हुआ तो ये एक्शन उसका उल्टा हो चुका था, उल्टा, ये उल्टा वाली बात हो गई। ऐसे में बाय द टाइम, जब तक, बाय द टाइम वो आया, ही केम, मैं जा चुका था, आई हैड लेफ्ट, ठीक है। इस सेंटेंस में भी देखो उल्टे की बात होगी। कैसे? जब तक आप अंग्रेजी सीखोगे दुनिया फ्रेंच सीख रही होगी, यानी कि बेकार हो गया आपका काम। आप अंग्रेजी सीख भी लोगे तब भी कोई फायदा नहीं, कि दुनिया तो फ्रेंच सीख रही होगी। तो इस स्टेटमेंट का एक थोड़ा सा उल्टा स्टेटमेंट है जो कि इस स्टेटमेंट की महत्व को, इसकी इंपॉर्टेंस को कम कर रहा है। जब तक, बाय द टाइम आप अंग्रेजी सीखोगे, यू लर्न इंग्लिश। मैंने आपको पहले ही बताया, भले ही गागेगी आ रहा है लेकिन आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह बनाना है। बाय द टाइम यू लर्न इंग्लिश, दुनिया फ्रेंच सीख रही होगी, द वर्ल्ड विल बी लर्निंग फ्रेंच।
तो ये दोनों एग्जाम्पल्स थे बाय द टाइम के। अब जरा इस सेंटेंस को देखिए, सेंटेंस सारे पॉजिटिव हैं, इसमें थोड़ा सा उल्टेपन की फील है कि इस स्टेटमेंट का उल्टा है वो। जबकि यहां पर देखिए, जब तक आप अंग्रेजी सीखोगे मैं डांस सीखूंगा, यानी जिस ड्यूरेशन तक, जिस पीरियड तक आप ये काम करोगे मैं वो काम करूंगा। तो ऐसा उल्टा नहीं है कुछ इस तरह से। ऐसे में जब तक के लिए आपके पास कई विकल्प हैं, एज लॉन्ग एज, वाइल, टिल, टिल द टाइम। मैंने यहां पर एज लॉन्ग एज का यूज किया। एज लॉन्ग एज आप अंग्रेजी सीखोगे, यू लर्न इंग्लिश। अच्छा, गागेगी के केस में वैसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट तो रहेगा, क्योंकि जब तक जहां भी आया सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे, भले ही गागेगी आ रहा है। मैं डांस सीखूंगा, आई विल लर्न डांस। ठीक है, यहां पर मैं एज लॉन्ग एज की जगह वाइल भी यूज कर सकता हूं। वाइल यू लर्न इंग्लिश, आई लर्न डांस। तो आपने देखा वाइल के पहले भी आपने यूज देखे, यहां पर भी एक यूज है जब तक। टिल का भी आप यूज कर सकते हैं, टिल यू लर्न इंग्लिश, आई लर्न डांस। और टिल द टाइम यू लर्न इंग्लिश, आई लर्न डांस। अगला एग्जाम्पल, जब तक तुम यहां हो मैं भी रुकूंगा। यहां पर भी आप यही देख रहे हैं कि जब तक तुम यहां हो, यानी कि जितनी देर तक तुम यहां हो, जितने समय तक तुम यहां हो, जितनी देर तक आप अंग्रेजी सीखेंगे, जितने समय तक आप अंग्रेजी सीखेंगे, जितने महीनों तक, जितने सालों तक, उतने समय तक मैं ये काम करूंगा। उसी तरह जितने समय तक तुम यहां हो मैं भी रुकूंगा। एज लॉन्ग एज यू आर हियर, मैं भी रुकूंगा, आई विल ऑल्सो स्टे। और एज लॉन्ग एज की जगह वाइल यू आर हियर, आई विल ऑल्सो स्टे। टिल यू आर हियर, आई विल ऑल्सो स्टे। टिल द टाइम यू आर हियर, आई विल ऑल्सो स्टे। जब तक तुम मेरे साथ हो मैं लड़ता रहूंगा, यानी जितने समय तक तुम मेरे साथ हो मैं लड़ता रहूंगा। एज लॉन्ग एज यू आर विद मी, आई विल कीप फाइटिंग। मैं लड़ता रहूंगा, आई विल कीप फाइटिंग। वाइल यू आर विद मी, आई विल कीप फाइटिंग। टिल यू आर विद मी, आई विल कीप फाइटिंग। टिल द टाइम यू आर विद मी, आई विल कीप फाइटिंग। तो लगा आपको इंटरेस्टिंग? जब तक और पॉजिटिव में ऐसा, और जब तक नहीं के लिए अनटिल, अनलेस, टिल, टिल द टाइम। अब आप नोट करेंगे कि हमने इन सभी कंजंक्शंस को देखा और कंजंक्शंस के अलग अलग मतलब देखे। अगर आप वाइल की बात करें, जब तक के सेंस के लिए भी इसका यूज आपने देखा। आपने देखा जब एक काम हो रहा है दूसरा काम भी हो रहा है तो भी आपने इसको देखा। इसको आपने एक तीसरी जगह भी देखा था, कहां पर? वेयर एज के साथ में जबकि के सेंस के लिए। यट के भी यूज देखे आपने, अभी तक या आज तक, या फिर भी के सेंस में आपने देखा। आइदर का यूज आपने या तो ये या तो वो वाले केस में देखा। आइदर का यूज आपने भी के सेंस में भी देखा। तो सभी कंजंक्शंस को हमने कवर किया। इफ को कवर करने के लिए थोड़ा डिटेल में हमें जाना होगा, क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंसेस हो जाते हैं जिसे हम कवर करेंगे। ठीक है, फिलहाल आज के वीडियो में हमने सभी कंजंक्शंस को कवर कर लिया है, इफ को हमने छोड़ दिया है क्योंकि इसे कंडीशनल सेंटेंसेस में हमें कवर करना है। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि इस वीडियो के जो नोट्स हैं वो आपको कहां पे मिलेंगे। मेरी वेबसाइट पे www.spokenenglish.guru वेबसाइट पे आप जाएंगे, डे वाइज वीडियोस नोट्स, यहां पर आपको सभी नोट्स मिलेंगे, पिछली वीडियो के भी और इस वीडियो के भी। तो कॉन्सेप्ट को तो आपने समझ लिया, लेकिन कॉन्सेप्ट को केवल समझ लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी है, जो कि आगे हम करेंगे। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, हर वीडियो को पूरा देखा करिए, ढंग से देखा करिए, कोई भी वीडियो को मिस मत करा करिए। फिलहाल आज के लिए यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।